झारखंड, गुजरात, राजस्थान, अम, और महाराष्ट्र, ये राज्यों से रिपोर्टिंग कर चुकी हूँ। खासतौर पे झारखंड में पिछले 12-13 साल से लगातार रिपोर्टिंग करती आई हूँ। मैं 2-3 साल वहां रह रही थी, द हिंदू के लिए रिपोर्टिंग करती थी वहां से। सौमिक को भी तब मिली। और मैं एक और चीज ये बोलना चाहूंगी कि आप सब इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। मेरे लिए ये किताब और ये जो रिपोर्टिंग थी, एक तरह का मतलब मेरे खुद के लिए एक सीखने की बात थी। और मुझे उसमें शायद आप लोगों के प्रयास से ही जो काम चल रहा है उसमें एक ऐसा कुछ दिखा कि उसको मैं और आगे ले जाना चाहूँ, या वो बात को मैं और आगे ले जाना चाहूँ। इसलिए ही ये छोटी सी किताब बनी। सो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपका भी उस पर फीडबैक मिले और आप बता सकें। और मुझे खुशी है कि मैं इसके प्रोसेस आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो कुछ स्लाइड्स हैं, उसमें मैं शेयर करूंगी कि मेरा रिपोर्टिंग इस सब्जेक्ट पे कैसे हुआ, क्या मुझे समझ में आया रिपोर्टिंग में, और उसमें से क्या भाग हमने किताब में लिया, और वो किताब हमने कैसे बनाई मिलके। बेंगलुरु के एक स्पीटिंग इमेज ग्रुप है, उनके साथ, वो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मैंने मिलके बनाया। और मैं हिंदी में बोलूंगी, लेकिन कभी कभी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, आप मुझे बता दीजिएगा कोई वर्ड अगर इंग्लिश में बोल रही हूँ और उसको ठीक करने की जरूरत है तो हिंदी में। जी। ये हमारी किताब का पहला पन्ना है। ये पीपल ऑफ राइस रिमेम्बर भी पहले हमने एक इसका सबटाइटल रखा था कि वो किताब ट्रेडिशनल सीड के बारे में है। तो जो गांव के लोग हैं उनको खुद के अपने बीज, अपनी खेती के बारे में क्या याद रहता है, कैसे याद रहता है, उसको लेके ये शुरू हुआ। इस सारी बात की शुरुआत हुई 2022-23 में। मैं एक रिपोर्टिंग करना शुरू कर रही थी, जो फोर्टिफिकेशन करके पॉलिसी आई थी, ये बोल के कि सरकार का कहना था कि हम भूखमरी और खून की कमी हटाने के लिए फोर्टिफिकेशन लाएंगे। और उस बात के बारे में जब मैं सोच रही थी तो मुझे लगा कि मैं, जो ये बात है कि इंडिया में भूखमरी है, या कहीं खून की कमी है, या कहीं स्टार्वेशन डेथ हो जाती है, ये सब बातें, या हमारा कुपोषण है किसी का, या महिलाओं में कुछ है, या बच्चों में किसी प्रकार का अगर उस तरह की स्थिति है, तो उसको हम, हमारे जो खाने के सिस्टम है और खेती के सिस्टम है, हम उनको पावर से कैसे जोड़ें। सिर्फ ये एक एक पॉलिसी रिपोर्टिंग की बात नहीं है। जो कि कि जब कुछ नीति बनती है, उसका क्या पैसे से भी कुछ जुड़ाव होता है। उसका जिस तरह से मतलब, हाँ, सरकारें और कंपनियां किस तरह का काम कर रही है, उससे कैसे जोड़ा जा सकता है। मतलब उसको हम एक ओवरऑल सिचुएशन में देखें, सिर्फ एक नीति को उसी समय उसी उसमें नहीं। तो बेसिकली, हाउ डू वी ट्रेस द इशू ऑफ वेदर malnutrition और अनीमिया इन इंडिया बैक टू द क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, या फिर पावर के क्वेश्चन पे। ये मैंने एक बेसिक स्लाइड रखा है, जो आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप खुद इन राज्यों में रहते हैं, कि ये एक बात काफी रही है कि पिछले कुछ डेकेड्स में विश्व के सबसे बड़े खाद्य उत्पादक उत्पादक करने वाले देशों में से भारत बन गया है, बल्कि टॉप 5 में आता है। फिर भी इस तरह की स्थिति क्यों है, कि इस तरह की प्रॉब्लम है। और खास तौर के ये जो एरिया है, जो ये कुछ राज्य हैं जिनको एक समय में बीमारू राज्य तक बोला जाता था, अब वो शब्द इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इस क्षेत्र में खास तौर पे, मैं भी इस क्षेत्र से हूँ, आप में से भी कई क्षेत्र से हैं, उसमें ये खास तौर पे इस तरह का वो रहता है। और मेरी रिपोर्टिंग शहरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में होती है, और गांव वगैरह से भी रिपोर्टिंग करती हूँ ऐश्वर्या की तरह भी। तो ये एक, सॉरी, मेरे स्लाइड्स आई कैन नॉट, डिड समथिंग हैपन, आई कैन नो लॉन्गर सी इट। क्लोज हो गया। या कूल। सो ये भी एक इशू रहता है कि हालांकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या गांव में है, छोटे कस्बों में है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग, अगर 90% लोग भी वहां हैं, तो केवल 2% रिपोर्टिंग उस पर फोकस करती है, जो सायनाथ, CSDS जैसी संस्था, इन सब ने ये हाईलाइट किया है। एक और बात रही है कि आपके क्षेत्रों में भी और हमारे क्षेत्रों में भी, कि एक कहने को ये कहा जाता है कि हमारी GDP बहुत बढ़ गई है, हमारा विकास बहुत हो गया है, लेकिन एक तरह का टेंशन है कि क्या वो खाली अमीरों के लिए हो रहा है, या सारे समाज के लिए हो रहा है। कौन डिसाइड करता है किस तरह की नीति होनी चाहिए। एक और बात ये भी है कि जो हरित क्रांति जिसे कहते हैं, कि उससे हमारा खाना बहुत बड़ा, उससे किस तरह के बदलाव आए हैं, कि पहले एक तरह की मिश्रित खेती थी, या अलग अलग तरह का खाना था, उसके बाद लेकिन अब सीरियल्स जिसको कहते हैं, जैसे कि चावल गेहूं, उसी तरह का ज्यादा खेती होने लगी। जिस क्षेत्रों में नहीं होती थी वहां भी होने लगी। उसका हमारे जमीन पे किस तरह का फर्क पड़ा,
और जो खास तौर पे जो छोटे किसान हैं जिनके एक आध एकड़ या 2-3 बीघा या 4 बीघा इस तरह की जमीन है, उस पे उनको किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है, ये एक सारे क्वेश्चंस मन में थे। और हमें जो फार्मिंग का इशू है वो आप सब तो खुद नजदीकी से देखते हैं, वो हमको इसमें भी दिखाई देता है कि चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो जो इतने साल चली, और जो बार बार रिपोर्ट आती रहती है कि फार्मर्स की डिस्ट्रेस की, इवन किसान आत्महत्या वगैरह तक की जो बात होती रहती है। तो इस सबको हम साथ में कैसे समझें कि इतना उपज भी है, इतना खाना भी है, देश में इतना खाना है, फिर भी वो कैसे बट रहा है या किस तरह से कहाँ पहुंच रहा है, हम क्या उगा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, और उसका हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन की भी जहां तक बात आती है कि PL 480 करके जो स्कीम है, ऋचा कुमार जी जो आपके स्टेयरिंग कमेटी वगैरह में, उनके भी एक एनालिसिस है जो दिखाता है कि हालांकि हरित क्रांति को हम जब छोटे थे तब भी हमें ऐसे प्रस्तुत किया गया कि इसके आने से हमारा खाना, हम खाने में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमारे पास पूरा खाद्य उत्पादन हमारा बढ़िया हो गया। लेकिन उन्होंने जैसे आपने विश्लेषण में दिखाया है कि जो गेहूं का उत्पादन था वो काफी बढ़ा, अगर हम पर कैपिटा देखें, चावल का उतना ही रहा, और जो मिलेट्स और पल्सेस हैं बल्कि उनका कम हो गया। जो मोटा अनाज और दाल वगैरह जो अगर हम पर प्रति जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो वो, बल्कि जब इतना ज्यादा एक दो क्रॉप्स पर ही फोकस हुआ तो बाकी क्रॉप्स पे वो फोकस हट गया, जिसमें कि दाल, मोटा अनाज ये सब थे। और इसका हमारे जमीन, हमारी प्रकृति, इन सब पे ये काफी असर पड़ा है। चाहे वो फर्टिलाइजर यूज है कि वो ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर लगाना पड़ रहा है, छोटे किसान को भी उसमें लागत लगानी पड़ रही है, पानी गिर रहा है। और एक लास्ट जो ये पॉइंट मैंने लिखा है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की सरकारी ही स्टडी है कि ये सब होने के बावजूद 30-40 साल में ये हाल हुआ है कि जो जैसे चावल का दाना अगर हम उदाहरण के लिए लिए, तो वो कहते हैं कि पिछले 30-40 साल में चावल में जो जिंक और आयरन की जो जो मिनरल हैं, उसके जो गुण हैं, गुण कम हो गए हैं। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो जब मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, उसी में ही जो पौधा उग रहा है और उसका जो दाना आ रहा है उसकी गुणवत्ता कम हो गई है। जैसे वो उदाहरण के लिए जिंक और आयरन के लिए दिखाते हैं। तो मतलब हम जिससे हम अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं वही हमारे खाने को बदल भी रहा है। और इसमें कुछ लोगों का सोल्यूशन आ रहा है कि अच्छा, इस तरह की मुश्किल आ गई है, गुणवत्ता कम हो गई है, तो ऊपर से क्या हम इसको पाउडर की तरह डाल दें, वहां पे फोर्टिफिकेशन की बात आती है। मैं जो रिपोर्टिंग कर रही थी द वायर के लिए इस इशू पर, उसमें मैं दो तरह की खासतौर पे फोकस लेके चल रही थी कि जो लोग शहरों में मजदूरी करते हैं, तो ये एक आजादपुर मंडी है, दिल्ली में बहुत बड़ी मंडी है, वहां पे जो पिट्ठू सब्जी उठाते हैं, सामान उठाते हैं, उनका मैंने इंटरव्यू वगैरह किया। वो बता रहे थे कि क्या मतलब एक बोरी उठाने का आपको 50 पैसा मिल रहा है, तो क्या आप अच्छे से खाना खा पाएंगे, उस तरह से भी सवाल उठाया। और दूसरा जो जो ऑलरेडी जो छोटे किसान हैं जिनकी छोटी जमीन है, वो जो खुद धान उगाते हैं, उन पे किस तरह का असर पड़ रहा है, जिनको जाके सरकार ये नई नीति उधर पे लागू करना चाह रही थी। तो फोर्टिफिकेशन आप लोग पहले से ही कुछ जानते होंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि ये उन्होंने ये नीति प्रपोज करी कि आप चावल का पाउडर लीजिए, उसमें विटामिन पाउडर मिलाइए, आयरन पाउडर मिलाइए, उसको इस तरह की मशीन से पास करिए, और ये देखिए ये पाउडर वो मिला रहे हैं, उससे एक नया तरह का दाना तैयार होगा, जैसे कि ये यहाँ है। ये बाकी एक स्वाभाविक चावल है, ये एक फोर्टिफाइड चावल है, इसको मिला दीजिए एक दाना 100 दाने में, तो ये खाने से आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका खून की कमी, इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह नहीं रहेगी। तो जो हमारी मिट्टी में खत्म हो रहा है, पौधे पौधे में खत्म हो रहा है, हम मिट्टी और पौधे को छोड़ के हम क्या उसको ऊपर से डाल सकते हैं, या हम अपनी पूरी ओवरऑल एक सिचुएशन को समझने के बजाय क्या हम उसको ऊपर से जाके ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसी ले आए कि उससे ठीक हो जाएगा, इस तरह की बात मैं रिपोर्टिंग से उठाना चाह रही थी। और ये मेरे सवाल थे कि क्या ये सच में हो पाएगा, क्या ये जो हमारे पहले के खाना है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो कुछ लोग हैं जिनको शायद इतना आयरन सूट नहीं करता उन पे क्या असर पड़ेगा। जैसे ये फोर्टिफिकेशन हम नमक में भी देखते हैं कि आयोडीन मिलाया जाए करके, उस पे भी बहुत बहस हुई थी जब वो पहली बार लागू किया गया था। और डॉक्टरों वगैरह का कहना है कि एक इशू ये आ रहा था कि सॉल्ट फिर भी आप इतना ज्यादा नहीं खा सकते, अगर आप दाल सब्जी में नमक डालेंगे आप एक पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे कि इससे ज्यादा मैं नहीं खाना चाहता। लेकिन आयरन, कुछ लोग कह रहे थे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल करके जो बीमारी है, थैलेसीमिया में आपका हीमोग्लोबिन इतना नहीं बनता, सिकल सेल में आपके जो सेल होते हैं वो सिकल की तरह हो जाते हैं, जैसे दराती जैसे।
तो वो लोग जिनके खून में पहले से ही कुछ कुछ उनको मुश्किल आ रही है, क्या हम उनको इतना आयरन देंगे तो क्या अच्छी बात होगी? जबकि पहले से ही आयरन टैबलेट दी जाती है, आपने देखा होगा कि बालिकाओं को दी जाती है, महिलाओं को दी जाती है, ऊपर से हम ये राशन के चावल में दे दें क्या? और अगर लोग साथ में पालक खा लिया, साग खा लिया, तो डॉक्टर वगैरह कुछ लोग जो इसके फेवर में नहीं थे कि ऐसा फोर्टिफिकेशन अच्छा आइडिया नहीं है, उनका कहना था कि हो सकता है इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों में इकट्ठा हो जाए शरीर में, और हर किसी का शरीर इस आयन को पचा नहीं पाएगा, ये इतनी जल्दी इसको आसान नहीं है इसको पचाना, और हर किसी के शरीर में वो सूट नहीं करेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे थे। और दूसरा, हमारे पर्यावरण, खेती, इस सब पे क्या असर पड़ता है, हमारी सोच वगैरह इस सब पे क्या असर पड़ता है? ये बस एक खुद का मेरा वो था कि उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मतलब वो शायद 1.5 साल की थी जब ये रिपोर्टिंग, मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल में इस पर रिपोर्टिंग कर रही थी। एक मेरे पास ये, मैं मैनेजर का, शहर का, गांव का, दोनों में लेके चल रही थी। रिसर्च इस पे काफी हुई थी, रिपोर्टिंग उस समय इतनी नहीं हुई थी, और मैं सोच रही थी कि क्या ये बहुत टेक्निकल और बोरिंग हो सकता है, हम इसको कैसे, मतलब कैसे उस चीज को एक साधारण रूप से प्रस्तुत करें, कैसे उस स्टोरी को आगे लेके जाएं। यहाँ पे मुझे कुछ मदद मिली, स्पिटिंग इमेज करके, जो मैंने कहा वो एक कलेक्टिव है बैंगलोर में, वो आए। जैसे उन्होंने इस चित्र में दिखाना चाहा है कि एक आदिवासी महिला है, उनके मन में एक दुविधा है कि क्या अंडे खाने चाहिए, ये महुआ का बीज, या ये मोटा अनाज, या कोई बाहर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं लीजिए, ये आप ले लीजिए, ये टैबलेट ले लीजिए, ये खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ये मैंने राशन सिस्टम, ये जो बोरी जैसे जा रही थी फोर्टिफाइड चावल का, उसका एक तस्वीर है, शायद ये पहले राइट टू फूड वगैरह के फैक्ट फाइंडिंग में भी आपने देखा होगा कि उसमें लिखा आ रहा था कि आप सब खाइए, लेकिन थैलेसीमिया, सिकल सेल है तो मत खाइए, अंग्रेजी में ऐसा लिख रखा है। और एक चीज ये हो रही थी उस समय जो मैं समझी, कि भारत में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन सिस्टम है, वो ऑलमोस्ट 80 करोड़ लोगों के पास ये खाना, ये अनाज जाता है। अगर हम देखें तो ये दुनिया का, विश्व का इतना बड़ा सिस्टम और कहीं नहीं है जिसमें इतना ज्यादा खाना बांटा जाता है। तो जब ये पाउडर वाली बात आती है, और ये पाउडर कोई कंपनियां बनाती हैं, मैंने जो रिसर्च में पाया कि अभी तक ये कंपनियों का सामान जा रहा था ऐसे देशों में जिनकी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ थी, और अब आप सडनली चले गए हैं 100 करोड़ से ऊपर। तो जो कंपनियां बना रही हैं उनके लिए ये एक मुनाफे का भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उनके प्रोडक्शन का, उनका एक नया मार्केट बनने का, कि अभी तक हम छोटे छोटे देश में ही जा पा रहे थे, अगर हम भारत में राशन सिस्टम में इसे डाल पाएंगे तो हमें एक बारी में ही कितना बड़ा बाजार हमारे लिए तैयार खड़ा मिल जाएगा। तो एक उस तरह का मुझे लगता है प्रयोग भी चलता रहता है रूरल एरियाज में। ये एक छत्तीसगढ़ में राशन दुकान है जो आप सबने तो अपने क्षेत्रों में देखी होगी। ये रिपोर्टिंग करते हुए मैंने आशा और राइट टू फूड के फैक्ट फाइंडिंग थे, उनसे मुझे बहुत मदद हुई। मैंने काफी सारे इंटरव्यू करे, काफी राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन वगैरह डाली। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उस समय कुछ 1000 पेज का सरकारी कागज डाले थे, पब्लिक में डाल दिए थे, कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। तो उससे, ताकि हम खुद बारीकी से समझ सकें कि एक तरह की नीति क्या बनती है, उसमें किस तरह की पीछे बैकग्राउंड में बातें चल रही होती हैं। तो मैंने जैसे बताया, जब मैं ये करने लग गई, 3 4 तरह के सवाल उठे। पहली बात तो ये है कि क्या वैज्ञानिक वगैरह इसमें एक सोच रखते हैं? तो नहीं, वो नहीं रखते, उनकी अलग अलग सोच थी, कुछ का कहना था अच्छा है, कुछ का कहना नहीं अच्छा है। लेकिन सरकार ने सिर्फ वही इस्तेमाल किए थे कागज जिसमें कहा था नहीं नहीं ये अच्छा है, जिसमें से कुछ का लिंक कुछ कंपनियों से भी था। और जो ये बात है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं किसी नीति से, चलिए कुछ अच्छा ना भी हो, ना हो पाए, कम से कम किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई इंसान जैसे सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया वाले हैं, अगर उनके सेहत को इससे कुछ खतरा हो सकता है, तो क्या हमें इस तरह की नीति अपनानी चाहिए? जल्द ही मुझे ये भी समझ में आया कि किस तरह की बातें जो क्लेम करी जा रही हैं शायद वो उतना सच नहीं है। जैसे कि बार बार सरकारी कागज में ये बात आ रही थी, वो कह रहे हैं कि आप, ये जब हम नीति लगाएंगे, 35% अनीमिया कम हो जाएगा, खून की कमी कम हो जाएगी, 50 करोड़ रुपए बच जाएंगे। उनका ये कहना है कि क्योंकि खून की कमी से लोग मजदूरी कम कर पाते हैं, तो हमारी इकोनॉमी का नुकसान होता है, तो इसलिए हमारे 50 करोड़ रुपए व्यर्थ होते हैं या उनके इलाज में, वो पैसे बच जाएंगे। जब मैंने ओरिजिनल सोर्स में जाके देखा तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। WHO के कागज में लिखा था अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आयरन की डेफिशिएंसी 35% कम हो, लेकिन अनीमिया पे कोई असर ना पड़े। और इसका कोई पक्का वो नहीं है अनीमिया में कोई असर पड़ने का। तो उसको दूसरी तरीके से ही सरकारी कागज में प्रेजेंट किया जा रहा था, जो कि मुझे लगा ये तो वो कह ही नहीं रहे हैं। और इसका कारण ये है कि खून की कमी सिर्फ एक कारण से नहीं होती कि आप में आयरन की कमी है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये खुद सरकारी उसमें ही आया है कि अनीमिया एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड
इशू है, वो सिर्फ इससे नहीं होता कि आयरन की कमी है। दूसरा मैंने पाया, सरकार, राज्य सरकार वगैरह कह रही थी ये हम पे थोपा गया, हमें बोला गया अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका राशन चावल ही हम नहीं सप्लाई करेंगे। जो फूड कॉरपोरेशन है उन्होंने कहा, तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, ये आपको करनी ही पड़ेगी। और जो जैसे झारखंड में 86% जो रूरल पॉपुलेशन है उनको राशन मिलता है, लेकिन वहां उस समय एक भी लेबोरेटरी ऐसी नहीं थी जो इसका जांच कर सके कि ये पाउडर क्या ठीक मिला है, क्या ये सही मात्रा में मिला है, पाउडर की गुणवत्ता कैसी है। ये सब टेस्ट करने का सरकार ने लंबे चौड़े कागज बना दिए कि ये हर महीने टेस्ट होना चाहिए, हर राशन शॉप से टेस्ट होना चाहिए, लेकिन असली में ये टेस्टिंग नहीं चल रही थी। फिर भी इस नीति को आगे 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 बढ़ाया जा रहा था। ये वही है। और दूसरा, आप ऐसे क्षेत्रों में जाके देना चाह रहे थे जहां लोग 100 साल से धान उगा रहे हैं, उनको पता है किस तरह का धान कैसा होना चाहिए, उनका एक सोच है अपने खाने के बारे में। आप उसमें जाके इस तरह का चावल दे रहे हैं जो देखने में तो जैसे किसी किसी इंसेक्ट के अंडे जैसा दिखता है, वो बिल्कुल ही नकली सा दिखता है, और उसको वो लोग पसंद नहीं कर रहे। ये भी आप सब बता पाएंगे, मुझे पता है आप डिस्कशन में बता पाएंगे कि इसका गांव में कई जगह विरोध हो रहा था, कुछ लोग इस पे शक कर रहे थे कि ये क्या क्या मिलाया जा रहा है हमारे राशन में। दूसरी चीज जो से मेरे को लगा, मेरी बड़ी आंखें खुली, हालांकि इस ग्रुप में लोग इसको जानते होंगे, कि पिछले 50 साल से एक तरह का डिबेट चल रहा है कि इस तरह के जो इशू है, भुखमरी, कुपोषण, इसको किस तरह से हमको हटाया जाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कंपनियों को लाइए, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाएंगी, वो आप सबको दे दीजिए, कंपनी का मुनाफा होगा, सरकार के पास एक बड़ी नीति आ गई दिखाने के लिए, और हमको रिजल्ट मिल जाएगा, हम ऐसे इस तरह के प्रेजेंटेशन में हम उसको दिखा सकते हैं। कुछ लोग का मानना है नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अब गांव में जो लोकल सिस्टम है, जो खाना उगाने का सिस्टम है, जो मतलब इंडिया जैसे जगह में इतना अलग अलग खाने और खेती का सिस्टम है, आप लोकल खाने से ही उसको उसको ठीक कर सकते हैं। किस तरह का फल है, किस तरह का साग है, आप उसको और लोकल लेवल पे, चाहे किचन गार्डन से या जैसे मोटा अनाज उस तरह के उसमें करिए। लेकिन इस तरह का एक डिबेट चलता आ रहा है। और इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी अभी, लेकिन कि एक तरह की लॉबिंग चल रही थी, जो सबसे पहले आशा की एक रिपोर्ट में आई कि बहुत सारे ऐसे संस्था जिनका गेट्स फाउंडेशन से थोड़ा उनका कुछ लिंक था, गेट्स फाउंडेशन ने उन्हें फंड दिए कि आप जाके भारत सरकार में ये नीति बनाइए। भारत सरकार ने उन्हें स्वागत करके अपने नीति बनाने के लिए दिल्ली में बिठाया। और कुछ मतलब बात ऐसे हुई कि आपने जैसे पर्दे के पीछे सब कुछ कर डाला, इसमें कोई खास, आप लोगों से, अगर आप सरकारी पैसे से, लोगों के टैक्स के पैसे से ये सब कर रहे हैं, तो इसमें और चर्चा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने लाल किले से एक दिन आप बता देंगे कि ये शुरू हो रहा है अगले साल से, आपको अगले दिन आपकी प्लेट में ये मिलने वाला है। तो इसमें इस तरह की चर्चा इतनी नहीं हुई थी, और पीछे से काफी एक तरह से उसकी एक तरह की लॉबिंग चल रही थी। इसमें हम और आ सकते हैं बाद में। और हालांकि संयुक्त राष्ट्र वगैरह के एक्सपर्ट्स का खुद का ही कहना है कि इस तरह के जो सिस्टम है कि आप पाउडर दे रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, इस तरह के जरूरत वहां पे है जहां खाना में इतनी विविधता नहीं है। जो भारत में ऐसी बात नहीं है। ये तो एक हाट का दृश्य है कि देसी टमाटर है, उनके अंगूर हैं, उनके कुछ केले हैं, जो भी है, कि ऐसे जो देश हैं जिसमें ऑलरेडी इतनी विविधता है, वहां आप इस तरह के इशू को खाने के सिस्टम से ठीक कर सकते हैं। आपको ये पाउडर वगैरह कंपनियों के प्रोडक्ट इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र के ही एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आप कभी ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप 3 साल के लिए लाइए या 2 साल के लिए लाइए, कि चलिए एक प्रयोग कर रहे हैं, 1 साल करके देखते हैं, फिर बंद कर देंगे। लेकिन जो दिल्ली में बैठे कुछ लॉबिंग वगैरह कर रहे थे, उनका कहना था नहीं, कोई इसका अंत नहीं होना चाहिए, इसको आप परमानेंटली जारी रखिए। इससे क्या होगा कि मतलब आप परमानेंटली जारी रख रहे हैं उसका, एक तरह से आपका जो जो बाजार तैयार हुआ है वो तो अब आपके लिए परमानेंट बाजार हो गया। उसके लिए कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। और कुछ जो जैसे लोग हैं, जैसे मे भी जैसे ये गांव की महिला है, उधर तक जो कंपनियां नहीं पहुंच पा रही, एक तरह से तो आप उनको मदद करेंगे कि आपका पाउडर उस महिला तक पहुंच गया जो वैसे आपका पाउडर, विटामिन का पाउडर शायद नहीं खरीदती हो बाजार से। और ये आप भी जैसे जानते हैं कि दूसरे तरह के डिबेट भी यहाँ चल रहे हैं कि इतने यहाँ बच्चों को आंगनवाड़ी वगैरह में अंडे खाने दीजिए, ये राइट टू फूड का एक इमेज है। ये एक झारखंड की हाट का इमेज है कि अलग अलग तरह की मछली है, कुछ फल है, लहसुन है, जो भी है, कि लोगों के खाने में इतनी विविधता है, उससे उनमें क्या प्रोटीन मिलता है, उससे उनको क्या खाने में वो मिलता है, वो होने दीजिए। और एक बैकग्राउंड ये मैं सौमिक को ज्यादा डिस्कस करने दूंगी कि पहले से ही हमारे यहाँ इस तरह का एक हिस्ट्री है, जो मेरे लिए भी नया था, कि यहाँ 1 लाख तरह के हमारे धान उगा 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 करते थे इस क्षेत्र में। और अब 6,000 7,000 रह गए हैं। और इस तरह तरह के धान है जो
अलग अलग क्लाइमेट में उगते हैं, उसके अलग अलग गुण है, मिलेट है, दाल है, हमारे अलग अलग मशरूम है, बेरी है, गोड है, लौकी है, क्या क्या है। तो क्या हम कुछ खाने को छोटा समझ रहे हैं? गांव का खाना कम है? जो बाहर का सफेद चावल आ रहा है या पास्ता आ रहा है, क्या वही अच्छा है? या हमारे खुद के गाने में भी खाने में कुछ गुण है? और सौमिक तो अपना रिसर्च प्रेजेंट करेंगे ही, और देबल देव जो एक प्लांट साइंटिस्ट है, उन्होंने मुझे बोला भी कि हमारे यहाँ तो खुद के ऐसे धान है जिसमें जो सरकार जितना पाउडर मिला के दे रही है, 28 से 45 मिलीग्राम, उससे ज्यादा तो यहाँ चावल में नेचुरली मिल सकता है। तो आप वो चावल क्यों नहीं उगवा रहे? आप किसानों को सपोर्ट करिए कि वो चावल उगाए, और वो चावल जो लोकल एरिया है उस हिसाब से बंटने दीजिए, उस तरह का खाना आने दीजिए। ये कुछ देसी चावल। ये एक इमेज थी जिसमें मैं कह रही थी, पीछे हॉर्लिक्स का एड है कि गांव गांव तक जब कंपनियां पहुंचना चाह रही होती हैं, और वो क्या कितना पहुंचती है नहीं पहुंचती है, सिंहभूम का वो है। और साथ साथ में जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी तो ये होता था, मैं पूछती थी उनसे, अच्छा आपने क्या सोचा इसके बारे में, जो आपके पास जो नया चावल आया? तो वो कहते थे, नहीं नहीं पसंद नहीं आया, ये तो प्लास्टिक है, ये हम फेंक देते हैं, मुर्गी को खिला देते हैं, मुर्गी भी नहीं खाती, पैरा को खिला देते हैं, कबूतर को, वो भी नहीं खाता। और जब जब मैं उनके घर जाती थी, मैं देखती थी, आपने भी देखा होगा कि हमेशा कुछ ना कुछ खाना सूख रहा होता है, महुआ सुखाया जा रहा है, कोई लौकी सूख रही है, कोई यैम सूख रहा है ना, सब जगह अलग अलग तरह का खाना है। हाँ ये है कि एक प्रेशर है कि जंगल कम हो रहा है, रोका जाता है, कटाव, जंगल का कटाव या बाकी पर्यावरण से जंगल पे क्या असर पड़ रहा है। लेकिन ऑलरेडी बहुत तरह का एक डाइवर्स फूड उनके जीवन में पहले से है। तो खैर ये बात हुई कि हमारा स्टोरी करते करते इतना लंबा हो गया था, 20,000 वर्ड हो गए। और मैं सोच रही थी ये तो कौन पढ़ने वाला है, और शुरू से एक बात थी कि हम जब ये स्टोरी करेंगे, और गांव वालों के बारे में स्टोरी है, हम इसको वापस गांव तक किस तरह से लेके जाएं कि सब उसको समझ सकें, उसको पसंद करें, उसको देख सकें। और एक डिग्निटी की भी बात है कि आप एक ही तरह के उनके खाने को आप हीन मान रहे हैं, उनको आप इग्नोरेंट बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। लेकिन एक उस चीज को हम कैसे प्रेजेंट करें एक अच्छे रूप से कि उनको भी उसमें गर्व भी लगे। और दूसरा, मैंने कहा मेरी एक छोटी बेटी है, तो वो बहुत ज्यादा, मुझे सारे दिन उसकी किताब देखनी पड़ती थी। तो शायद उसलिए भी मुझे एक ऐसा आइडिया आया कि अच्छा शायद हम इन पिक्चरों से एक किताब भी तैयार कर सकते हैं। और मुझे बड़ी मेरी खुशकिस्मती थी कि कुछ दोस्त हैं जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर आर्टिस्ट है वो, स्पिटिंग इमेज। और एक की इस तरह की जो किताब है, जो खुद देखी, जो जिसमें चित्र हैं, उसको कोई भी उम्र के लोग पढ़ सकते हैं। आप कितना पढ़ने में आपको रुचि है, नहीं आप हो सकता है बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर भी आप ये छोटी सी किताब देख सकेंगे। ये कुछ इंटरव्यू वगैरह उड़ीसा में और लातेहार में थे। शुरू में हमने कि हम इसको कैसे बांटे, इस तरह का 2-3 पेज का एक पोस्टर बनाया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, कई बार मुझे लगा कि हमको खुद, अब ना मैं खुद खड़े होके इस पोस्टर के बारे में बात कर रही हूँ, ये देखिए ऐसा हुआ, फिर ये चावल है, फिर ये नीति आई। मुझे लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ अगर छोटी सी किताब होगी, एक कारण ये भी था, लोग उसे खुद पकड़ के खुद देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। तो मैं नहीं हूं तब भी वो बात आगे वो अपने आप उस चीज को रख सकें, बात कर सकें। तो खैर जो हमने किताब बनाई है, मैं उसके भी कुछ दृश्य दिखाऊंगी। मैं कुछ सवाल बता रही हूँ आपको जो मेरे से अभी लोग पूछते हैं। ये एक उड़ीसा का ही चित्र है, सुंदरगढ़ का। लोग मुझे कह रहे थे कि आपने ये ढेकी क्यों दिखाया है आपके किताब में, आप क्या चाह रहे हैं हम सब दोबारा ढेकी पे चले जाएं? तो मेरा मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग एक कारण है जिसके कारण से हमारा खाना बदल रहा है, बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग जिसमें हम ब्रांड हटा देते हैं, उसका गुण बदल जाता है, चाहे वो तेल है या चावल है, हम आजकल इस तरह से प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि उसका गुण ही बदल जाता है, ऑटोमेटिकली उससे हमें डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल होगा ही। तो पहले क्या सिस्टम थे, ये नहीं हम उस पर चले जाएं, लेकिन हम समझे तो सही कि उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या पहले रहता था और अब उसमें क्या बदल जाता है। और कुछ ये कि ये बात हो रही थी कि टांड में क्या, ये झारखंड का एक दृश्य है उसी गांव का, कि वो ऊपर वाली जमीन को टांड कहते हैं, नीचे को डोन कहते हैं। कि हमने ये दिखाया कि एक लड़की की अपनी नाना नानी से जैसे बातचीत हो रही है, वो बता रहे हैं कि हम देखो ऊंचाई में हम ये बीज बोते हैं, नीचे में ये बोते हैं, और अलग अलग मौसम में इस तरह से रहता है। फिर एक कई बार मुझसे लोग ये भी पूछते हैं, जो अभी तक मुझसे बातें हुई हैं उस किताब के बारे में, कि क्या सच में ये खत्म हो रहे हैं, क्या हाइब्रिड सब जगह आ गया है, ये क्यों खत्म हो रहे हैं? आप जब आदिवासी गांव में जाते हैं, क्या हर परिवार के पास ऐसा है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं था। ज्यादातर मेरा अनुभव था कि एक गांव में लोग बताते थे कि हाँ यहाँ हमारे 12 तरह के हैं। वो फटाफट जल्दी जल्दी बता देंगे, कन्यागुड़ा, सरियागुड़ा, अपना जल्दी जल्दी 10 तरह के चावल वो गिना देंगे, खासतौर पे उड़ीसा और झारखंड में। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि उन्होंने कहा ये हम यहाँ उगाते हैं, ये यहाँ उगाते हैं, उस तरह की बात। तो मुझे ऐसा लगा एक गांव का एक कलेक्टिव तरह से उसमें उगता है। ऐसा नहीं कि हर परिवार हर तरह के वैरायटी उगाता है, लेकिन अपने हिसाब से उगाते हैं, जो भी उगाते हैं कि चलिए 60 दिन ये उगा लिया, 2 महीना में ये पक जाएगा।
तब तक सर्दी आ जाएगी तो उसके बाद मैं ये कर लूंगा। इसमें जो क्लाइमेट वेरिएशन है इस पे भी आई थिंक श्रमिक और अच्छे से बताएंगे। जो हमने कुछ अपनी बुक में हाईलाइट करी है वो ये वाली हैं कि उनमें क्या गुण है, उसमें किस तरह का न्यूट्रिशन है। और एक ये कि जो ये सिर्फ हमारा ही खाना नहीं है, उसमें एक तरह का जो एक इकोसिस्टम है कि वो चिड़िया का भी खाना है, वो हमारा भी खाना है। वो अर्थवर्म में भी उसका एक रोल है। जब वो सूख जाता है हम उसमें मशरूम भी उगा लेते हैं। तो एक गांव का एक सिस्टम उसके इर्द गिर्द कैसे चलता है। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं, आपने दिखा दिया कि अच्छा ये आया, लोगों ने मना कर दिया, अपना सीट बचा लिया, क्या आप बहुत आदर्श बातें कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बात ये नहीं कि आदर्शवादी होने की बात नहीं है। ये देखिए, ये जो चित्र हमने बनाया ये सच में ये ग्राम सभा हुई थी जाला लातेहार में। वहां का मेरी एक फोटो थी, उस पे उसके बेसिस पे मेरी दोस्त ने ये चित्र बनाया। तो मुझे लगा सवाल ये है कि हम किस चीज को महत्वता देना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं, हम किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। हमको किस बात में ये स्कोप लगता है कि हाँ ये कोई बात आगे खोलती है, एक नई दिशा देती है। तो क्या हम अपना एनर्जी उसमें लगाना चाहते हैं और क्या हम उसको और हाईलाइट करना चाहते हैं। तो ये कि हम हमारी एक चॉइस है उसमें, या एक एजेंसी है कि हम किस चीज को ज्यादा और उजागर करना चाहते हैं। तो इसलिए हम उस एस्पेक्ट को, क्योंकि ये होता है ग्राम सभा में लोग कई बार कलेक्टिवली एक डिसीजन लेते हैं, एक अपना डिसीजन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ वो माना नहीं जाता, लेकिन क्या हम उसको एक और स्पेस दे सकते हैं। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि क्या ऐसा है कि देसी धान बूढ़ा लोग पसंद करता है और जवान लोग नहीं पसंद करता। तो नहीं, मुझे तो जो अनुभव में इंटरव्यू में समझ में आया कि कई बार इसकी भी बात थी कि किस फार्मर के पास, जिसकी ऑलरेडी थोड़ी उनको लग रहा है मेरी इकोनॉमिकली स्ट्रांग पोजीशन है, वो शायद हाइब्रिड में ज्यादा जाना चाह रहे थे। कुछ कुछ ने देख लिया था कि नहीं मेरे पड़ोसी लाए, उनका इतना खर्चा हो गया और 2-3 साल लगाने के बाद फिर देसी धान उग ही नहीं पाता, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहती। जैसे वो कैथरीन तिथियो जो है, जो राइट में उनकी फोटो है, वो नहीं जाना चाह रही थी। और लेफ्ट में इग्नासिया, वो कह रही थी कि मतलब उनको एक रिग्रेट था कि हमको ये हमारा जो विशेष बीज है वो नहीं खोना चाहिए। कि बाहर से लोहरदगा वगैरह से एजेंट है, वो आके हमको नया चीज दे दिए, ऐसा नहीं कि हम बरगला जाएं और अपना विशेष बीज खो दें। और एक ये भी मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि एक सोच है कि हम आज में ही जल्दी से जल्दी क्या निकाल लें। जैसे हम अपने जीवन में भी हम सोचे मुझे इसमें क्या फायदा है, मैं ये प्रेजेंटेशन क्यों करूं, है ना, मेरे को इसमें क्या मिल रहा है। मुझे लग रहा है वो एक सोच की भी बात है, जो हम कंपनियों को भी वैसा करते देखते हैं, हम अपने आसपास में एक दूसरे के रिश्तों में भी, उस सब में भी देखते हैं। लेकिन वही एक तरह से हमारी जमीन को खोखला भी कर रही है। और एक लॉन्ग टर्म अगर हम सोचें, वो हम और क्या, किस तरह से हम उसमें सोच सकते हैं और किन बातों को हम और उजागर कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इमेज दिखा रही हूँ कि किताब बनने की जो प्रोसेस थी। आई टेक 2-3 मिनट्स ऐश्वर्या, देन आई जस्ट फिनिश आई थिंक 6-7 इमेजेस। सो जैसे शुरू में मैंने कहा, शुरू में हमने ये पोस्टर हम चाह रहे थे कि अच्छा हम विजुअल आर्ट यूज करेंगे, इससे लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये स्टोरी है, ये वायर में आई थी, ये भाग 1 है। तो हमने पहले ये कि चलिए हम इस तरह के पोस्टर वगैरह बना के यूज करते हैं। फिर ये वो तस्वीरें हैं जिससे हमने किताब में इस्तेमाल किया है। ये संध्या की स्लाइड है, इसलिए मेरा नाम ऐसे लिखा रहा है। तो वो कि कोई अच्छा धान के खेत की फोटो, महुआ की फोटो। ये हेलेना है, एक दादी हैं, वो उनको भी वो किताब में है, आप देखेंगे उनको। ये लातेहार के कुछ गांव हैं, वहां की तस्वीरें हैं, चावल की, उधर के पेड़ की, घरों की, बच्चों की। जो ग्रीन में बच्ची हैं उन्हीं पे ही बेस्ड हमने, जिनित जो बच्ची है वो उन पे ही बेस्ड हैं, जो बच्ची यहाँ खेल रही है। और फिर हमने आपस में एक डॉक्यूमेंट बनाया, हम उसको हम कि जैसे हम चित्र बनाते थे, अच्छा साइड में डायलॉग शायद ऐसे हो सकता है। तो मैं और जो आर्टिस्ट है हम आपस में काफी डिस्कशन करते रहते थे, क्या इस चित्र के साथ ये डायलॉग रखे, इसके साथ हिंदी में भी साथ साथ में मैं उस पर काम कर रही थी, कैसे कौन से पेज पे क्या आना चाहिए, इस तरह से, ताकि हम दोनों उस डॉक्यूमेंट पे काम कर पा रहे थे। व्हाई इज इट गोइंग, या सॉरी। और जो उनकी ड्राइंग थी, कुछ उन्होंने फोटो पर भी ड्राइंग करी, कुछ कई बार 3-4 वर्जन होते थे। मतलब हमने कम से कम पता नहीं 15 वर्जन बनाए होंगे उस पर, धीरे 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 जब हम काम कर रहे थे कि अच्छा ये हटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, इस तरह से। ये जो उन्होंने कलर वगैरह जैसे चुने, ये उसका तस्वीर है। वो खुद संध्या आज नहीं आ सकती थी, तो मैंने उनकी कुछ स्लाइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। वो एक जो तस्वीर थी इससे पहले, उसके ऊपर भी उन्होंने, उसके बेसिस पे उन्होंने पेंटिंग करी। कि गांव में चटा, मतलब सुबह का जो दृश्य है कि मुर्गी वगैरह घूम रही हैं। ये इग्नासिया पे बेस्ड हैं,
जिनकी ड्राइंग जो दादी नानी दिखाई है, और वो जिनिद है कि वो उनकी दादी नानी है, वो एक तरह की उनको कहानी सुना रही है। सुबह उठती हैं तो ढुडुक ढुंग ढेकी चल रही है, गांव में किस तरह का दृश्य है। ढेकी का दृश्य, जो एक वो महिला थी भी, उनकी तस्वीर थी, उसके बेसिस पे मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि संध्या कभी गई नहीं थी झारखंड उड़ीसा, लेकिन वो इतने अच्छे आर्टिस्ट है, वो और अनिरुद्ध और उनके जो पूरा ग्रुप है, वो 4 आर्टिस्ट हैं। क्यों वो कभी नहीं गई है, तब भी वो इतनी अच्छे से उधर की जो सुंदरता है, उधर का जो जीवन है, वो इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब और शो कर रही हैं। और ये हमने गेम्स बैन करके हमारे एक तरह से विलेन मान लीजिए हमारे, उनको हम हिंदी में कहते हैं मुनाफा मानव, जिनका बस एक ही कहना था गांव वालों की, अच्छा आप 5 तरह के चावल उगा रहे हो, 10 तरह के चावल उगा रहे हो, लेकिन आप बेच तो नहीं पाते, तो आप क्यों उगा रहे हो, तो आप छोड़ो ना ये सब। इस तरह की बात आके जब वो गांव में प्रेजेंट करते हैं। एक ये मैं आप देखेंगे, गांव में एक मीटिंग हुई, पहले हमने लेफ्ट साइड को जो है वैसे बनाया था धान, तो हमें खूब डांट पिटी कि ये आपने क्या बना दिया है, ये तो मड़ुआ लग रहा है, ये तो यहाँ की कोई घास लग रही है। तो फिर हम थैंकफुली हम उसको छपने से पहले हम उसको ठीक कर सके। हम छपने के बाद मतलब सॉरी, मैं प्रिंट करके कॉपी में गांव वगैरह में दिखाई, और उसके फीडबैक से फिर हमने इसको ठीक किया। और हम चाह रहे थे कि हमारी उसमें ना, हम जो स्टोरी बनाएं उसमें कोई एक हीरो हीरोइन नहीं हो, हम दिखा सकें कि एक तरह से जब निर्णय लिया गांव ने कि नहीं हम ये अपने बीच बचाए रखना चाहते हैं, सबने मिलके लिया। अलग अलग जगह डिस्कशन हुआ, अलग अलग जगह कोई बातचीत हुई, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई सोच रहा है, कोई लेट के देख रहा है, कहीं हार्ट लग रहा है, कोई हड़िया बेच रहे हैं, कोई कहीं मीटिंग हो रहा है। तो इस अलग अलग तरह की प्रोसेसेस साथ साथ में चल रही हैं। और एक इस पे काफी एम्फेसाइज करना चाह रहे थे, एक इंटरकनेक्टेडनेस की जो बात है, कि जब वो नया बीज या नया रसायन आया, तो जैसे अर्थवॉर्म खत्म हो गए या मुर्गी को नहीं पसंद आया, ये सच में वैसे इंटरव्यू में हुआ सिंहभूम में, उन्होंने कहा कि मुर्गी को नहीं पसंद आया। तो लेकिन कि उनकी सोच में वो सिर्फ अपने को नहीं देखते हैं, जो एक आदिवासी सोच है खासतौर पे गांव में, वो एक पूरा एक सिस्टम को इकट्ठे देखते हैं। और इसी सिस्टम को हम आगे बचाना चाहते हैं कि हमारे खाने का तरीका, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका भी ऐसा हो कि हम एक अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण को साथ में लेके चल रहे हैं, जो खास तौर पे आप सब जैसे नेचुरल फार्मिंग में उसको काफी, ये हमारी जो मीटिंग वगैरह हुई गांव में, उसके कुछ दृश्य है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी किसी स्टोरी में कभी किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई दिखता पड़ता नहीं है, लेकिन इसके चित्र देख के वो काफी एक्साइटमेंट हो रहा था कि ये वो वाला है, नहीं नहीं ये वो है, वो है। हमेशा जब भी हम लेके जाते हैं गाँव, तो एक बहस सी या बातचीत सी छिड़ जाती है। और ये हेलेना और इग्नासिया हैं, जिनके बेसिस पे हमने जो दादी बनाई हैं। हम हिंदी में भी तो हजरत सौविंद्र शेखर जो एक झारखंडी लेखक हैं, उन्होंने बड़ी खुशी हुई, उनको अच्छी लगी, उन्होंने एक रात में ही सारा अनुवाद कर दिया। तो ये बिल्कुल तैयार है, हम थोड़ा प्रकाशक वगैरह से बात चल रही है, और हम इसको और भी भाषाओं में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि जो आप तरह के जो संगठन है, जिनको कभी लगे कि हाँ इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स में या अपने किसी एक्टिविज्म में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये उस तरह भी आप सबके कभी काम आ सके, या हम दूसरी भाषाओं, चाहे बंगाली, उड़िया, गुजराती, किसी भी भाषा में हम इसको और आगे ले जा सके। सो इसके डिटेल है, ये मेरा ईमेल है, कभी आप अगर संपर्क करना चाहें तो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुमेहा, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन। मेरे पास वो बुक की कॉपी है, मैंने वो पढ़ भी ली है। बहुत क्विक था रीड करना, बट वेरी इम्पैक्टफुल। एंड मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगी अनुमेहा का ईमेल आईडी भी चैट बॉक्स में, सॉरी। एंड Amazon पे भी अवेलेबल है, और उन्हीं का एक कॉलोनी का बुक स्टोर है जहाँ अवेलेबल है, तो मैं वो दोनों लिंक शेयर कर दूंगी। और आप लोग जहाँ से ऑर्डर करना चाहें वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। फिलहाल किताब सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी ट्रांसलेशन पे काम हो रहा है, जैसा अनुमेहा ने शेयर किया। ओके, थैंक यू अनुमेहा। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपके कोई सवाल हो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हम वील मूव ऑन टू सौमिक जी अभी। एंड अनुमेहा ने काफी टॉपिक्स एंड कंसर्न्स टच किए हैं अपने इस 30 मिनट्स के प्रेजेंटेशन में, पर हमेशा उन्होंने ये भी कहा है कि सौमिक जी इस पे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि सौमिक जी हमें एक्चुअली इनटू दिस थोड़ा इन डेप्थ इसमें ले जाएंगे टू अंडरस्टैंड जिन इश्यूज के बारे में यहाँ बात हुई है, चाहे वो फोर्टिफिकेशन हो, चाहे वो हाइब्रिड सीड्स हो, लॉस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो, हमारे बीज जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, जिन्हें हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो किस तरीके से कल्चर, आइडेंटिटी और सब में मिलते हैं। तो सौमिक जी, वेलकम एंड थैंक यू। तो ओवर टू यू। प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर सकती हूँ कि आप शेयर करेंगे? जी, मैं कर लूँगा। मैं अभी ओके, थोड़ा समय पहले एक्चुअली अनुमेया से बहुत पहले से ही मेरी
जान पहचान है। और झारखंड में वो जब एक इन स्टोरी करने आई थी उस समय से, हालांकि वो कुछ अलग इशू था, पर गांव के रिलेटेड इशू और न्यूट्रिशन और हेल्थ ये सब रिलेटेड एस्पेक्ट से। और यूजुअली हम लोग जब कोई बुक्स या कुछ लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और उसमें बहुत सारा डाटा मेजरमेंट्स ये सब रहता है, और फोटोग्राफ्स भी रहता है। तो धान के बालियों के ही फोटोग्राफ रहता है ज़्यादा उसमें। किसान या ऐसे जो लोग हैं उनका शायद कवर में रहता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इस तरह की किताबें हम लोग लिख ही नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली, और इसीलिए हमारे किताब शायद कोई पढ़ते नहीं। तो मैं इसीलिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये किताब इतनी अच्छी तरह से उन्होंने डिपिक्ट किया, और आर्टिस्ट जो सब इन्वॉल्व है। और इसी तरह के किताब शायद आउटरीच बढ़ा सकता है हम लोग जो बताना चाह रहे हैं। और हम लोग के जो थोड़े टेक्निकल टाइप के किताबें हैं वो उसका शायद उतना उपयोगिता नहीं है अपार्ट फ्रॉम सम रेफरेंसेस। तो अब इसको तो बदलने में हमें समय लगेगा लेकिन अनुमेहा जैसे और स्प्लिटिंग इमेज के आर्टिस्ट्स वो मिलके बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अभी हम जो बात करेंगे तो इसमें ऑफ कोर्स थोड़ा सी टेक्निकल इश्यूज ही आएगा, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें अनुमेहा बताए हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। तो मैं इसको लोड कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन को। सीड्स को हम लोग शायद कुछ ऐसी डेड चीजें सोचते हैं या कमोडिटी सोचते हैं, उसको खरीदा बेचा जाता है, उसकी प्राइस होती है। पर ये लिविंग सोल्स है, क्योंकि इसी से हमारा पौधा निकलता है। और हजारों हजार साल से ये जनरेशन से ट्रांसफर हो रहा है। और ये मतलब उस समय आज से 10,000 साल पहले किसी ने कुछ डेवलप किया था, वो आज भी हमारे हाथ में है। हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते। हम लोग शायद म्यूजियम या बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स में जाते हैं या पेंटिंग्स को देखते हैं जो बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन ये चीजें अभी तक जीवित है इतने हजारों साल से। वही इसका पहचान है कि ये टाइम का जो टेस्ट है, समय का परीक्षा को इसने क्रॉस किया है। मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है। तो बहुत सारे हमारे जो सीट्स है बहुत सारे खत्म भी हो गए, लेकिन अभी भी जो भी है इन्होंने टाइम के टेस्ट को पार किया है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी मैक्सिमम 100 ईयर्स तक है, इन्होंने 10,000 ईयर्स इवन मोर टाइम को पार किया है। और हमारे देश में इतिहास बहुत पुराना है, 10,000 साल का तो है ही। और इंडस वैली में बहुत सारे सीड्स डेवलप हुए थे, बहुत सारे इंडिया बहुत सारे क्रॉप्स का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। और इसके बहुत सारे हमारे पास दस्तावेज और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। और ये सब कुछ किया था फार्मर्स ने। उस समय कोई साइंटिस्ट, उस समय कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी ये सब तो थे नहीं, उन लोगों ने किया था। ये सारे चीजें लास्ट 100 ईयर्स में आया है, मतलब 9,900 ईयर्स तक तो फार्मर्स और यही सब लोग किए, और अभी भी कर रहे। लास्ट 100 ईयर्स में ये कुछ चीजें बदल गए। अगर इनकी डाइवर्सिटी देखेंगे एनबीपीजीआर में, नेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस जो दिल्ली में है, 4.7 4,69,000 तरह के वैरायटीज जो वहाँ रखे हुए हैं। और इसमें से ज़्यादातर हमारे किसानों से डेवलप किया हुआ ट्रेडिशनल वैरायटीज है। धान के बारे में जैसे अनुमेय ने कहा 1 लाख वैरायटीज के ऊपर है। और यहाँ पे आप मिलेट्स भी देख सकते हैं, 60,000 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स। मतलब इतना ज्यादा सब नंबर्स है कि इट्स माइंड बॉगलिंग की, मतलब इतना हमारे किसानों ने हजारों हजार साल में डेवलप किया। और अगर फूड की डाइवर्सिटी देखे तो
30,000 हमारे एडिबल प्लांट्स है वर्ल्ड में, उसमें से ओनली 7,000 कल्टीवेटेड है, और लोकल माने ग्लोबल फूड सप्लाई में है। और लेकिन 9 क्रॉप्स को ही हम लोग महत्व देते हैं। ये 9 क्रॉप्स क्या है? वही जो हम लोग जानते ही है कि चावल, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, आलू, ये सब चीजों को हम लोग महत्व देते हैं, शुगर केन। और इसके अलावा 4,000 अनकल्टिवेटेड फूड्स भी है जो अभी तक लोग यूज कर रहे हैं वर्ल्ड में। अभी भी इंडिया में भी कई गांव में, आदिवासी गांव में जाने से 200 से 700 प्रकार के आपको ऐसे उनके पास खाने के सोर्सेस है जो वो जंगलों से लेते, कॉमन्स से लेते। मतलब धान के खेत में भी, धान का खेत भी एक इकोसिस्टम है, वहां पे भी बहुत सारे चीजें अपने आप ही उग जाते हैं। तो इस तरह का हमारा डाइवर्सिटी है जिसको हमने अभी बहुत ज्यादा कम कर दिया, एकदम बहुत मिनिमल कर दिए है। और उसमें भी हम लोग धीरे धीरे 1 मिनट, हाँ, उसको और कम करते जा रहे हैं। तो ये सब आखिर क्यों? इतना वैरायटी की जरूरत क्या है फूड सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के लिए? और फूड सिक्योरिटी होने से ही सिर्फ नहीं होगा, मतलब सिर्फ चावल है तो फूड सिक्योर तो हो गए, लेकिन बहुत सारा जो अगर बाहर से आ रहा है सीड, किसी और के कंट्रोल में है, तो हमारी आत्मनिर्भरता कहाँ है? जो आत्मनिर्भर किसान था पहले, जो उन्होंने अपने आप खुद बीज विकसित किए, जंगलों से लाए, बहुत सारा उनके पास सोर्सेस थे, लेकिन आजकल इतना कम होते जा रहा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके वजह से डाइवर्सिटी जरूरत है। बहुत सारे कीट और बीमारियां आते हैं, उससे लड़ने के लिए भी हमें डाइवर्सिटी चाहिए। आप लोगों ने आयरलैंड का फेमिन के बारे में सुना होगा, जहां आलू में एक फंगल डिजीज लग गया था जिसके वजह से वहां भूखमरी हो गई, लाखों लाख लोग खत्म हो गए। इसके बाद आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ज्यादा बारिश, कम बारिश, और गर्मी, और बहुत तरह का प्राकृतिक आपदा आ रहे हैं, जैसे समुद्र का पानी अंदर घुस रहा है, सैलिनिटी बढ़ रही है। इसके लिए भी ये वैरायटीज सूटेबल है, इनको, इनके पास वो कैपेबिलिटीज है। अलग अलग जगह से अगर हम लोग को बीज मिल सकता है, कोई दुकान से भी आ सकता है, कोई कंपनी से भी आ सकता है, कोई किसान खुद अपने घर में रख सकते हैं अपने डेवलप करके, कोई दूसरे किसान से ले सकते हैं। इस तरह अलग अलग डाइवर्सिफाइड सोर्स होगा तो हम किसी एक चीज पे निर्भर नहीं होगा, किसी एक चीज की कंट्रोल या उसकी जो है डोमिनेंस होने की चांसेस नहीं होगी। इसके बाद एग्रोकेमिकल्स की जरूरत नहीं है इन वैरायटीज को, क्योंकि हजारों हजार साल पहले कोई एग्रोकेमिकल्स थे नहीं, उस समय वो डेवलप किए हुए हैं, तो उनको कोई केमिकल्स की जरूरत नहीं है। और उसमें बहुत ज्यादा पौष्टिकता है और कल्चरल रेलिवेंस है, जो कि बहुत सारे त्योहार और हमारे इवेंट्स में उसका यूज होता है। और साउथ एशिया को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे धान डेवलप भी हुआ, डोमेस्टिकेट हुआ और डाइवर्सिफाई भी हुई। और ये लगभग 3,000 से 9,000 साल पहले हुआ। और इसमें आदिवासी लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है जिसको हम लोग भूल जाते हैं। कई बार हम लोग उन गांव में जाके उनको धान कैसे लगाना है, धान की खेती कैसे करनी है, और उनको खेती करना ही नहीं आता है, ये सब हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि एक जंगली घास से उन्होंने ही धान को डोमेस्टिकेट किया था। और इसका प्रोसेस जो है, अभी हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें जो जंगली धान था उसी से उन्होंने हमारे जो अलग अलग तरह के धान है, इंडिका है, जापानिका है, आउश धान है, फ्रेग्रेंट सेंटेड धान है, इसके बाद फ्लोटिंग राइसेस है, ये सारे चीजें उन उन लोगों के जो रिसर्च, उनका काम से ही डेवलप हुआ। और हमारा जो साइंटिस्ट लोगों का अभी माने, हम लोग का सोचे कि शायद सिर्फ साइंटिस्ट लोग की वैरायटी डेवलप कर सकते, साइंटिस्ट लोग ही ये सब काम कर सकते, लैब चाहिए, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बहुत बजट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसको हजारों हजार साल पहले लोगों ने विदाउट ऑल दिस थिंग्स उन्होंने किया। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया डोमेस्टिकेशन। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3000 सालों में हार्डली कुछ क्रॉप्स हम लोग डोमेस्टिकेट कर पाए। 3000 साल में बहुत सारा प्रोग्रेस, सो कॉल्ड प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन डोमेस्टिकेशन के बारे में ज्यादा हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो ये जो आदिवासी कम्युनिटीज है जैसे दक्षिण उड़ीसा और छत्तीसगढ़, वहाँ पे आउश धान का डोमेस्टिकेशन हुआ था। अपलैंड राइसेस जैसे अनु में यहाँ बता रही थी कि गोड़ा धान जो है वो अपलैंड में लगाया जाता है। तो इस तरह के वैरायटीज हम लोग डेवलप किए। और अगर आप देखेंगे कि वो सब चावल लाल है तो उसमें फ्लेवोनॉइड्स है, एंथोसायनिन्स है, जो हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से बचाती है। तो ये सब इसका जो और ये अगर देखें काला नमक धान है उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहां पे उस धान के साथ बुद्धा का कहानी का जुड़ाव है। जब बुद्धा जब ध्यान कर रहे थे और वो मतलब कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, आप इस स्कल्पचर से देख सकते हैं। तो वो मरने वाले थे और उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, और वो अपना ध्यान त्याग दिए। उस समय उनको काला नमक धान का मतलब चावल का खीर बना के खिलाया गया था। तो इतनी पुरानी धान है, 2500 साल पुरानी। तो यही मैं बोल रहा था कि ये सब धान जो है, इन्होंने समय का जो सबसे बड़ा परीक्षा होता है उसको उन्होंने पार किया। ये कोरगुट धान है गोवा का, इस सैलाइन टॉलरेंट है। इसकी इतिहास 4000 साल पुरानी है। आयरन एज से भी पहले ये धान उगाया जा रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे धान हैं, जैसे साठी है, रक्तशाली है, भालू दुबराज है, कलमा है, इनका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब में इनकी जिक्र है कि ये सब दवाइयाँ है, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं है। फूड इज मेडिसिन, ये हिपोक्रेटिस ने कहा था। तो यही चीज उस समय भी थी। उस समय तो टैबलेट्स और कैप्सूल्स नहीं हुआ करते थे, खाना से ही हम लोग अपना जो भी बीमारियां या कुछ प्रॉब्लम्स होते थे उसको हम लोग सॉल्व करते थे। और बीज ये सिर्फ खरीदना बेचना, उसका क्या रेट है, कहाँ किस मार्केट में क्या रेट मिलेगा, कब दाम बढ़ गया घट गया, ये बात नहीं थी इसमें। ये सब जो है ये गॉड्स थे। अभी भी बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटीज में फसलों को ही पूजा किया जाता है। और वो फसल जब आते हैं उनकी पूजा किया जाता है। फिर उनके जो स्पिरिट्स होते हैं, उनके जो गॉड्स होते हैं, उनको ऑफर करते हैं, जो फर्स्ट फ्रूट सेरेमोनीज होते हैं। और जब तक फर्स्ट फ्रूट सेरेमोनीज नहीं होते तब तक उसको कोई नहीं खाता है। और इसको बहुत रिगरसली इसको फॉलो किया जाता है। हालांकि आजकल एज एवरीथिंग इज डिग्रेडिंग, तो वो भी कुछ कमी आ रही है, लेकिन तब भी बहुत सारे जगह में अभी भी इसका लोग फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ धान और गेहूं और इस तरह की चीजें नहीं, इवन कि आप यहाँ देखिए एक घास है जिसको स्पीयर ग्रास कहा जाता है, उससे उससे छावनी की जाती थी, उसकी भी पूजा की जाती थी, जिसको खाया नहीं जाता है। तो ये सारे चीजें बहुत एम्बेडेड उनके कल्चर में था, जो अनफॉर्चुनेटली अब इन चीजों का हम लोग वैल्यू नहीं समझ रहे। तो आखिर इतने प्रकार के वैरायटी क्यों? क्योंकि किसी वैरायटी का ईल्ड ज्यादा होगा, जिसको लेके हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। तो हमारा जो कंसर्न रहता है सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में रहता है कि ईल्ड क्या है। बाकी चीजों को हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज करने लगे हैं। लेकिन वो सारे चीजें भी किसान देखते थे, अभी भी कुछ लोग देखते हैं। आदिवासी इलाके में अभी भी इन चीजों को देखा जाता है। एक बार हमने डाइवर्सिटी ब्लॉक में कुछ किसान को लेके गए थे, उन्होंने 4-5 धान सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि आपने इसको क्यों सिलेक्ट किया? उन्होंने कहा इस धान का बाली का कलर बहुत अच्छा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है या उसका बहुत विगरस है। उनको कलर पसंद आ गया और उन्होंने उसको सिर्फ कलर उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने सोचा इसको मैं लगाऊंगा। तो लोगों के अलग अलग सोच होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना ज्यादा ईल्ड 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 करके ऐसे कर दिए कि आजकल ईल्ड के अलावा कोई कुछ देख ही नहीं रहा है। उसका कलर क्या है, टेस्ट क्या है, पौष्टिकता क्या है, उसकी एडेप्टेशन क्या है, उसकी डिजीज पेस्ट टॉलरेंस क्या है, मेडिसिनल वैल्यू क्या है, फॉडर वैल्यू क्या है, कोई भी चीज हम लोग उसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी डिस्कवरीज हम लोग का हो रहा है कि बीज सिर्फ बीज नहीं, उसका एक यूनिवर्स है, उसके अंदर करोड़ों अरबों माइक्रोब्स रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स ही पूरी दुनिया हर चीज को चलाती है। हमारे शरीर में, हमारे पेट में भी करोड़ों माइक्रोब्स है, जिसके वजह से हम लोग जीवित है, या हम जो भी है हम उसके वजह से है। वैसी ही चीज बीज के अंदर भी है, और वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। जब हम लोग इसको कोई कीटनाशक के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सारा चीज जो है अफेक्टेड हो जाता है। आप लोग देखे होंगे बीज के पैकेट में पॉइजन ट्रीटेड लिखा रहता है, बस। तो हमने पॉइजन से ट्रीट कर दिया तो वो माइक्रोब्स तो ज्यादातर खत्म ही हो गए। जो उसके इतने इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हमने उसको खत्म कर दिया। फिर हम उस बीज को मिट्टी में डाल दिया, उसका कोई देखने वाला नहीं है उसको। इट इट हैज बिकम लाइक एन ऑर्फन। तो ये सारा चीजें, ये डिस्कवरीज, ये हमारे कंट्री में, उड़ीसा में लोगों ने, साइंटिस्टों ने निकाला है कि क्या क्या एंडोफाइट्स है कौन कौन धान में। और इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के धान है डीप वाटर में, बहुत गहरे पानी में, फ्लड कंडीशंस में। अगर आप बिहार के कुछ कोसी डिवीजन में जाएंगे, ईस्टर्न यूपी में जाएंगे, सुंदरबन में जाएंगे, वहाँ इतना ज्यादा पानी होता है, इतना फ्लड होता है, वहाँ पे इस तरह के डीप वाटर राइसेस होते हैं। जो जितना पानी का लेवल बढ़ता है और वो धान का हाइट भी बढ़ते रहता है। इसके अलावा ये देखिए, ये आशीना क्लास का धान है, 18 फीट फ्लोटिंग राइसेस। अनफॉर्चुनेटली ये सब राइसेस ऑलमोस्ट मतलब एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब मेरे को तो नहीं मिला, इसीलिए इट इज एन ओल्ड फोटोग्राफ। ऐसे राइसेस अभी देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस तरह के किसानों ने डेवलप किया था, कोई साइंटिस्ट ने नहीं डेवलप किया। ये सैलाइन टॉलरेंट धान है, जो समुंदर का पानी जहाँ घुस रहा है, या इनलैंड सैलिनिटी के इश्यूज है, एल्कलिनिटी के इश्यूज है, इसमें ये सरवाइव करते हैं, और सरवाइव क्या, थ्राइव करते हैं। और वो लोग जब जैसे ही साइक्लोन आता है और समुंदर का पानी घुस जाता है, लोग इसमें वापस चले जाते हैं, और वो उस सीड्स को लगाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी इन धानों का स्केलिंग अप नहीं करके हम लोग जेनेटिक एडिटिंग करके सैलाइन टॉलरेंट धान निकाल रहे। इसकी क्या जरूरत है, जब हजारों साल पहले सैलाइन टॉलरेंट धान निकल ही चुका है और अभी तक प्रैक्टिस में है। हम क्यों ना उसको फॉलो करें? नहीं, उसके जगह पे हम करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, और ऐसे टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं जो कि काफी रिस्की है। इसके बाद राइस फील्ड जो है एक इकोसिस्टम है। सिर्फ यहाँ पे राइस उगेगा और कुछ नहीं उगेगा ऐसी वाली बात नहीं। यहाँ पे इंसान के अलावा भी नेचर के बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ पे ये बर्ड्स है, ये बर्ड्स उसमें नेस्टिंग करते हैं, बिकॉज ये एक वेटलैंड है। राइस इकोसिस्टम इज अ वेटलैंड इकोसिस्टम। जैसे हम मतलब धान उगाना इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। हम लोग एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहाँ पे इतने सारे लाइफ फॉर्म्स उसमें थ्राइव कर रहे हैं। हम लोग को बहुत सारे तरह के फूड्स मिल रहा है, एंड राइस इज वन ऑफ देम, इट इज नॉट द ओनली। तो ये देखिए, बहुत सारे यहाँ पे फिशेस हमको मिलता है, बहुत सारे प्रकार के अनकल्टिवेटेड फूड, साग या ग्रेन्स या ऐसे तरह के, इवन आर्टिजन प्रोडक्ट्स, कोई उससे कुछ हम बना सकते हैं। ऐसी चीजें हमको वहां से मिलता है। लेकिन हम लोग को अभी क्या मिल रहा है? सिर्फ धान मिल रहा है। तो हम लोग जब ईल्ड की बात कर रहे हैं तो ईल्ड में ये सारे चीजें आनी चाहिए। व्हाट इज ईल्ड? ईल्ड का मतलब ये जितने प्रकार के फूड है, जितने प्रकार के फूड ह्यूमन के लिए है, एनिमल्स के लिए है, सॉइल के लिए है, वाटर कितना यूज हो रहा है, कितना कार्बन फॉर्म हो रहा है, ये सारे चीजों को हमको वैल्यूएशन करना चाहिए, ना कि कितना जस्ट उसका ग्रेन हुआ उसकी वैल्यूएशन करनी चाहिए। और उस ग्रेन के अंदर भी क्या है उसकी भी वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो ये हम लोग का सिस्टम था, लेकिन अब हमने पेस्टिसाइड विडिसाइड यूज करना शुरू कर दिया, तो अब ये सब तो पॉसिबल नहीं है। Can we see the अब fish यहाँ पे one please again? It went too fast. The fish slide one time, can we see? इससे पहले था शायद ओके, फिश वाला स्लाइड आपका, यस यस वो यस यस। देखने को नहीं मिला। Yeah, there are a lot of fishes. This is just one. There is a 5 series slide. It is there in the blog. Fishes है, shrimps है, crabs है, snails है, mussels है, different types of organisms. Even rats. The 12 types of rats are burrow, वो उसके बंड में रहते हैं जिसको लोग खाते हैं। और ये जो देवलदा का रिसर्च के बारे में अनु नेहा ने बताया, ये है कि बहुत प्रकार के धान है जिसमें हाई लेवल ऑफ आयरन है,
तो हम लोग ये फोर्टिफिकेशन में 2500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस ये सब को क्यों नहीं हम लोग प्रमोट कर रहे? तो इसी से पता चलता है कि मतलब दीज ऑल आर वेस्टेड इंटरेस्ट। इसमें ये बात नहीं है कि उसमें आयरन क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो है कि किसको क्या फायदा हो रहा है इससे। ये जिंक है, इसमें इतना सारा जिंक अवेलेबल है फोर्टिफाइड, माने दे आर ऑलरेडी फोर्टिफाइड। साइंटिस्ट अपना कीमती समय और पैसा, पब्लिक मनी क्यों वेस्ट कर रहे हैं आयरन रिच राइस बनाने के लिए, जिंक रिच राइस बनाने के लिए, और जेनेटिक एडिटिंग करके सैलाइन टॉलरेंस लाने के लिए, व्हेन ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो एंड दे आर वर्किंग थ्राइविंग टेक्नोलॉजीज। अनफॉर्चुनेटली इनको नेग्लेक्ट करके ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और एक्चुअली हर चीज हम लोग ये धान में क्यों खोजते हैं? धान में आयरन भी होना चाहिए, जिंक भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, विटामिन भी होनी चाहिए। बहुत सारा खाना है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में है। हम सब कुछ धान से क्यों चाहते, सब कुछ गेहूं से क्यों चाहते? क्या हम लोग सिर्फ चावल और रोटी खाते, उसके साथ और कुछ नहीं खाते? इन फूड्स में देखिए आयरन का मात्रा कितना है। आप कितना भी फोर्टिफिकेशन कर लो, यू कैनॉट रीच दीज लेवल्स। वाई इज आवर एवरीथिंग ऑन धान? जैसे हम सिर्फ चावल ही खाते, उसके साथ और कुछ नहीं खाते। और देखिए इसमें कितना सारा, बहुत सारे दूसरे जो ग्रेन से, पल्सेस है, इतना इसमें इतना सारा जिंक है। और लेकिन हम लोग का पूरा इंटरेस्ट उसी में रहता है कि धान में कैसे सब कुछ भर दिया जाए। माने जैसे कि एक आपने धान खा लिया और बाकी दाल सब्जी चटनी और बाकी कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। और पहले जिस तरह से फूड बनाया जाता था या ग्रेन्स को प्रोसेस किया जाता है, वो फोर्टिफाई उसमें भी हो जाते थे। जैसे अनुमिया ने ढेकी के बारे में कहा कि ढेकी में हमारा ब्रांड का लॉस नहीं हो रहा है, तो उसमें विटामिन मिनरल्स फैटी एसिड्स ये सब जो है रिटेन्ड हो रहा है। अगर ऑयल निकालते थे, कोल्ड प्रेस ऑयल अभी बहुत फेमस, तो लोगों ने तो हजारों साल से कोल्ड प्रेस ही कर रहे थे। हम लोग पिकल्स बनाते, हम लोग फर्मेंटेड फूड करते, हम लोग पारबॉइलिंग करते, ये घरात चलता है उत्तराखंड में। ये कोदो का जो प्रोसेसिंग होती है चक्की में, पेज पीते हैं लोग गांव में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। आयरन के जो यूटेंसिल्स में हम लोग कुकिंग करते, दीज आर ऑल प्रोसेसेस ऑफ फोर्टिफाइंग फूड, दीज आर ऑल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अनफॉर्चुनेट हमने इतने सारे डिस्कवरीज कर लिए, लेकिन हम इन चीजों का महत्व नहीं समझे। और ये बहुत बहुत बात कही जाती है कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होता तो फिर हम लोग सब भूखे मर जाते। अब ये देखिए कि जब अंग्रेज लोगों ने रूल किया 200 साल में, 25 मेजर फेमिन्स हुए, 10 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन क्या वो क्रॉप के फेलियर की वजह से, क्या किसान प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे इसलिए हो रहा था, या अंग्रेजों के नीतियों की वजह से हो रहा है? अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे चर्चिल सीक्रेट वॉर बाय मधुश्री मुखर्जी, आपको इसके बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। अमर्त्य सेन का जो काम था वो इसी के ऊपर था कि क्यों बंगाल फेमिन हुआ था, जिसका एग्जाम्पल देके ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के पीछे कारण था क्या था? फेमिन नहीं होनी चाहिए। लेकिन फेमिन किस लिए हो रहा था? और ये जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में देखिए, हमारे धान कैसे होते थे, जो ट्रेडिशनल धान, वो बहुत लंबे होते थे। तो उसमें क्या पार्ट था कि हमें खाना मिलना चाहिए इंसान के लिए, जानवर के लिए, मिट्टी के लिए। और हमने क्या किया, नहीं नहीं ये सब जरूरत नहीं है, हम लोग को उसको ड्वार्फ बनाना पड़ेगा। और ये दूसरा धान, ये मॉडर्न वेराइटी ड्वार्फ वेराइटी लेके आ गए, जिसमें फॉडर नहीं है, जिसमें फॉडर नहीं है, जिसमें उतनी रूट नहीं है, सॉइल को खाना नहीं मिल रहा है, और जानवर को खाना नहीं मिल रहा है, और इंसान को तो मिल रहा है लेकिन कैसा खाना मिल रहा है, उसमें गुणवत्ता नहीं है। तो ये बेसिकली था फर्टिलाइजर को बढ़ाने के लिए। क्योंकि शुरू में जब फर्टिलाइजर 1950s में आया, किसान लोगों ने डाला और धान गिर गए, क्योंकि वो धानों को फर्टिलाइजर नहीं चाहिए था, वो लंबे धान थे, उनको धीरे धीरे रिलीज होने वाले ऑर्गेनिक मैन्योर्स चाहिए थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये धान जब तक रहेगा फर्टिलाइजर तो चलेगा नहीं, इसीलिए धान का हाइट कम करना पड़ेगा, धान गिरना नहीं चाहिए तो फर्टिलाइजर डालने पे भी। तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ और इसको लोगों ने डेवलप किया, और नॉर्मन बोरलॉग ने इसको डेवलप किया, और हमारे मैंने वो गेहूं डेवलप की, और इधर फिलीपींस में धान डेवलप हुआ, और ये सब हमारे देश में आ गया। और यहाँ पे उन्होंने एडमिट किया, वो सारे जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने एडमिट किया है कि ये सारा हेवी फर्टिलाइजर कंडीशंस में ही प्रॉपरली ये फंक्शन कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर को बढ़ाने का मेन मुद्दा था। और जैसे ही आप फर्टिलाइजर बढ़ाएंगे, पेस्टिसाइड बढ़ ही जाएगा, क्योंकि इतना सारा नाइट्रोजन जब आएगा, पेस्ट अट्रैक्ट होके वहां आएंगे, तो फिर पेस्टिसाइड भी डालना पड़ेगा, और इरिगेशन भी चाहिए।
तो ये सारा चीजें हुआ, इसके बारे में बात नहीं की जाती है। खाली ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होने से हम भूख के मर जाते, हम खत्म हो जाते, यही बातें होते। अब 160 साल में इन्होंने एनालाइज किया है गेहूं का, ये आउटसाइड यूरोप का है। और यहाँ पे देखिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि मिनरल डेंसिटी घटते चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इतना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, मिनरल का मात्रा उतना बढ़ नहीं पा रहा है। मतलब मान लीजिए हम किसी एक न्यूट्रिएंट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी न्यूट्रिएंट उसके अनुपात भी तो बढ़नी चाहिए, वो बढ़ नहीं पा रही है। तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन होगा। अगर हम पानी मिला देंगे, तो पानी मिलाएंगे तो जितना पानी मिलाएंगे वो जो उसके अंदर जो नमक था या जो था उसकी डाइल्यूशन होती जाएगी, यही चीज हो रही है। और दूसरी, हाँ, साइंटिस्टों ने क्या नहीं समझ पाए, वो नहीं समझ पाए कि जो ड्वार्फिंग किया उन्होंने, उसका सिर्फ ड्वार्फिंग ही इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट न्यूट्रिएंट्स पे भी पड़ता है, उसके इफेक्ट दूसरे में भी होता है। मतलब एक जीन जो होता है, एक कंपोनेंट जो होता है, वो कई चीजों को कंट्रोल करता है। हमने एक चीज को चेंज कर दिया तो कई चीजें और चेंज हो गई। लेकिन हमने ड्वार्फनेस को देख लिया, ईल्ड को देख लिया, दूसरे चीजों को नहीं देखा। बाद में हम रियलाइज किया, अरे ये क्या हो रहा है भाई। और ये चीज बाहर का रिसर्च और इंडिया में भी ये रिसर्च हो चुका है। उसमें वो बता रहे, जो अनु में हमने बताया कि 33% हमारा आयरन और 27% हमारा जिंक घट गया, बोथ चावल और गेहूं में। मिनरल इंडेक्स हमारा घट गया। तो क्या फायदा हो रहा है इस तरह के रिसर्च करने का? ये देखिए किस तरह ईल्ड की बात करें तो आप देखिए, ये चिंगलपुट जो हमारा तमिलनाडु का केस है, यहाँ पे 260 साल पहले ऐसे धानों के ईल्ड हो रहे थे जो आज तक हमारा हमारा नेशनल एवरेज उस पे नहीं पहुंचा है, तमिलनाडु का एवरेज उस पे नहीं पहुंचा है, जो पहले हो रहा था विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर हम लोग कृषि पंडित 50, 51, 55 इसके अवार्ड्स को स्टडी किए, तो उसमें देखिए फार्मर्स को अवार्ड मिला है कितना ईल्ड के लिए, 12.8 टन पर हेक्टर धान का ईल्ड, 11.6 टन पर हेक्टर धान का ईल्ड। इस तरह के धान, इस तरह का प्रैक्टिसेस हमारे देश में था, उसको अवार्ड मिला। ये गवर्नमेंट डाटा है। फिर भी हम बोलते ईल्ड कम है, ईल्ड कम है, ईल्ड कम है। सारे धान के ईल्ड कम है, सारे गेहूं के ईल्ड कम है। 1 लाख धान है, 1 लाख का धान का ईल्ड कम है, 36,000 गेहूं का ईल्ड कम है, ऐसा हम लोग बोलते। ये C306 एक ये देसी गेहूं नहीं है, लेकिन इसको भी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले डेवलप किया गया था। इसकी ईल्ड जो बोरलैग वाले गेहूं के बराबर था या बेटर था। ये बोरलैग का अपना माने रिसर्च का इसका उनका फाइंडिंग्स है। इवन इसको उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम और उस समय के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी शिवरामन, उन लोगों ने भी इस पे एग्री किया था। लेकिन फिर भी इसको पीछे रखा गया, इसको सामने नहीं लाया गया। और ये कुछ ग्लेन स्टोन का रिसर्च है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन अगर नहीं होता तो क्या हम बहुत पीछे रह जाते, क्या हम भूखे मर जाते। सिर्फ गेहूं में कुछ बेनिफिट मिला है, बाकी धान में भी कोई खास बेनिफिट नहीं है, मिलेट्स और पल्सेस में तो बेनिफिट है ही नहीं, सिर्फ गेहूं में। और ये हमारा रिजल्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसके बारे में आप लोग शायद जानते हैं कि कितना ज्यादा हमारा धान ही धान बढ़ गया है, गेहूं बढ़ गया है। और इसके चलते कितना जंगल कट गए, कितने कॉमन्स खत्म हो गए, कितने मिलेट्स और पल्सेस के जमीन खत्म हो गए, कितना मोनोकल्चर और उसके साथ केमिकल्स आ गए। पर कैपिटा पल्सेस का अवेलेबिलिटी, मिलेट अवेलेबिलिटी, सारी चीजें हमारे घट गए। और ये हमारा गेहूं हमारा स्टेपल भी नहीं है इंडिया का। मेन स्टेपल इंडिया का राइस और मिलेट से, जो हिस्टोरिकल डाटा को देखेंगे, 1909 का मैप है लेफ्ट हैंड साइड में, जो बहुत डार्क रेड वाला कलर वाला जो एरिया है, उसी में गेहूं की बहुत खेती होती थी। वो कहाँ है? वो सारा एरिया आज के दिन में पाकिस्तान में पड़ता है, और कुछ थोड़ा बहुत सेंट्रल इंडिया में है। इसके अलावा बाकी एरिया सारा मिलेट्स और राइस का था। और ये हमारा फेमिन कमीशन 1880 का रिपोर्ट भी ये कहता है। लेकिन हमने गेहूं के पीछे पूरा लगा दिया, और गेहूं गेहूं इतनी ज्यादा गेहूं हो गई और धान हो गया, और बाकी सारे चीजें सब छूट गया। और आज हमारे पास देख लीजिए मेल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, एनीमिया की क्या स्थिति है, अंडर नरिशमेंट की क्या स्थिति है। और उसको फिर ठीक करने के लिए फिर क्या किया जाएगा? फोर्टिफिकेशन की जाएगी, जीन एडिटिंग की जाएगी, जीन मॉडिफाई किए जाएंगे। माने कंपनीज को फायदा ही फायदा, पहले भी फायदा, बाद में भी फायदा। और इतना सारा ग्रीन रेवोल्यूशन करके भी इतने बिलियंस ऑफ पीपल, लोग आज भी भूखे मर रहे, खत्म हो रहे, कोई उनका खाने का ठिकाना नहीं है। और यहाँ पे चूहे खा रहे, एथेनॉल बनाया जा रहा है, सैनिटाइजर बनाया जा रहा है, और
लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है उसके बावजूद, ऑल आफ्टर ऑल दिस रेवोल्यूशंस। आखिर ये सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? ये आयरन बढ़ गया, जिंक बढ़ गया, हम कहते हैं वो सारा सॉइल से आता है। सॉइल में ही न्यूट्रिएंट नहीं है तो आयरन कहाँ से आएगा, जिंक कहाँ से आएगा? और सॉइल में क्यों नहीं न्यूट्रिएंट है? क्योंकि हमने उसमें इतने केमिकल्स डाल पौधे को देते हैं और वो माइक्रोब्स उसमें है ही नहीं या खत्म हो गए। एक लॉ ऑफ मिनिमम है जो एग्रीकल्चर का लॉ है, वो हमारे साइंटिस्ट बिल्कुल भूल गए। ये बहुत पुराना है। किसने दिया था? लीबिक ने, जिसने एनपीके का थ्योरी दिया था। वही आदमी लॉ ऑफ मिनिमम के बारे में बोला था। एक्चुअली वो किसी और से लिया था, पर वॉट एवर फेमस उसमें है कि लॉ ऑफ मिनिमम उनका है। तो इसमें ये कहते हैं कि जो सबसे कम वाला न्यूट्रिएंट होगा वो डिसाइड करेगा कि प्लांट का ग्रोथ क्या हो, कैसे होगा। तो हमारे प्लांट्स को 92 एलिमेंट्स चाहिए, सिर्फ 3 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, 92 एलिमेंट्स चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल चाहिए। लेकिन आप क्या पूरे पीरियोडिक टेबल फर्टिलाइजर में डालते हैं? नहीं डालते। तो फिर क्या माने हम लोग क्या कर रहे हैं सॉइल का? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग को पूछने चाहिए। ये पॉल डेविस का रिसर्च है जिसमें वो दिखा रहे हैं किस तरह से डाइल्यूशन होता है, न्यूट्रिएंट डाइल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। ये पूरा सॉइल में और ग्रेन में इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। ये फ्रेंच रिसर्च में ये निकल रहा है, हाइब्रिड और ट्रेडिशनल वेराइटीज में कितना डिफरेंस है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, लाइकोपीन, पॉली। हम खाना क्यों खाते? खाना खाते न्यूट्रिएंट्स के लिए, ना कि पेट भरने के लिए सिर्फ। और पेट भी भर के क्या हो रहा है, और 4 डिजीज भी उसके साथ फ्री में मिल रहा है हम लोग को। ये कितना सारा हम लोग का पहले आयरन कंटेंट था 1937 में, जैसे आपने देखा होगा फूड कंपोजिशन टेबल्स, अभी आईएफसीटी जो नेशनल न्यूट्रिशन हैदराबाद ने निकाला है 1937 में, उसका पहला पब्लिकेशन था। उस किताब को भी उठा के देखिए, उसमें देखिए कि उन सब्जियों का आयरन कंटेंट कितना था और आज के दिन में कितना है, क्यों घट गया, कहाँ चले गए। और ये सारा जितना हमारा सीड है, पेस्टिसाइड्स है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? 4 कंपनी, BASF, बेयर, कॉर्टेवा, सिंजेंटा। एक भी इंडिया की कंपनी नहीं है, सब जर्मन है या यूएस है या चाइनीज है। और ये बहुत पहले से, ये BASF और बेयर तो ये बहुत पहले, ये तो इन्होंने तो ये गैस चेम्बर्स बनाए थे, इन्होंने तो ये केमिकल वेपन्स बनाए थे। इनकी तो बहुत इलास्ट्रियस विलेनिक हिस्ट्री है इनकी। इनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, इनके सीड ले रहे हैं, इनकी डोमिनेंस को हम मान स्वीकार कर रहे हैं। और वो 61% पेस्टिसाइड मार्केट को भी कंट्रोल करते हैं। अभी हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते, मैं तो पॉइजन कहता हूँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पॉइजन्स बना रहे हैं हम लोग। उसके लिए कितना ज्यादा, कितने रिसर्च पेपर, हर दिन एक रिसर्च पेपर निकल रहा है जिसमें ये सारे चीजें कहा जा रहा है कि उसके चलते कितने सारे बीमारियां हो रहे हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये चिप्स, ये नूडल्स, ये कुड़कुड़े, ये सब। और आप देखिए अभी गांव गांव में ये मिलेगा। मैं जो गांव में आज से 10-15 साल पहले काम करता, एक भी दुकान नहीं था, आज वहाँ दुकान खुल गया और वही कुड़कुड़े और चिप्स और ये सब मिल रहा है वहां पे, इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो हमारा फूड चॉइस ही हमको डिस्ट्रॉय कर रहा है, और सिर्फ हमें नहीं, पृथ्वी को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप हर दिन वोट देते, आप 5 साल में एक बार वोट नहीं देते। फूड का मतलब क्या है? फूड का मतलब एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल ईट और ड्रिंक टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। हम फूड नहीं खा रहे हैं, पॉइजन खा रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं पॉइजन्स के लिए, आप वोट दे रहे हैं पॉइजन कंपनीज के लिए, आप वोट दे रहे हैं सीड की एक्सटिंक्शन के लिए। प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे जब आप खा रहे हैं, यू कैन चेंज इट, ऑल ऑफ यू कैन चेंज इट, स्टार्ट विथ यू टुडे। आप इन बीजों को, आप इन फूड सोर्सेस को आप बंद करो, तभी कुछ शायद बचे हुए समय जो है हम लोग का कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो इट इज वेरी 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 डेंजरस सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली वी कैन चेंज इट। लॉट्स ऑफ अस शुड just shun those things, just stop buying those things, just stop promoting them. Thank you. थैंक यू सो मच सौमिक जी। काफी फूड फॉर थॉट है हर किसी के लिए, सोचने के लिए। बहुत सारे सवाल भी होंगे जो पूछना चाहते होंगे सब। तो नाउ वील ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। फिलहाल सभी को हमने म्यूट पे रखा है, तो जिसके भी सवाल हो या तो वो चैट बॉक्स यूज कर सकता है या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। मेरा एक सवाल था बहुत कॉम्स पर्सपेक्टिव से, जब बुक के बारे में भी पता चला था तब भी थोड़ा जानना था।
वेरी इंट्रीग्ड विद द टाइटल ऑफ द बुक एंड वो शायद पेज नंबर 10 के आसपास एज अ कोट आता है कि यार राइस टेस्ट ऑफ स्प्रिंग। वो एक आप ही की बुक के कैरेक्टर हैं जो ये बात कहते हैं। तो व्हाट वाज द इमोशन बिहाइंड इट, और उसे एज अ टाइटल लेने का क्यों सोचा, या जब वो डिस्कशन हो रहा होगा तो लोगों ने शायद और थोड़ी बात की होगी इस बारे में, तो थोड़ा सा उस बारे में जानना था। एंड बाकी सबके लिए भी जिनके भी सवाल हो प्लीज अपना हैंड रेज करिए एंड यू कैन गो अहेड विद द क्वेश्चंस। अनुमेहा। या ऐश्वर्या, एक्चुअली कुछ पहले सजेशन ऐसे आया कि जिनित ट्रेजर, स्टोरी ऑफ राइस, मतलब कि पहले तो ये थोड़ा पब्लिशर वगैरह से ये डिस्कशन था, वो कहना चाह रहे थे कि कोई बच्चों जैसा टाइटल रखिए, ये बहुत लंबा है या कुछ ऐसे है। और एक इंटरव्यू हुआ था, एक रविंद्र घोप थे, वो मुझे कह रहे थे नोइची का स्वाद जैसे सोचे से बाहर, सोचे से बाहर, या मतलब मुझे लग रहा था कि वो कह रहे हैं वो अच्छा मैं सोचता हूँ तो मुझे बाहर दिखती है। तो बस मुझे वो थॉट आई, तो मैंने उनको एक्चुअली, मैंने पब्लिशर को कहा नहीं, मैं टाइटल पे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, ये नहीं होगा, बच्चों वाला टाइटल नहीं होगा। और एक और बात है कि कई बार वो भी एक हम पे हमको पब्लिशर बोलते कि नहीं इसको थोड़ा कि बच्चे बच्चे मतलब, लेकिन बच्चों की बुक से हमें आइडिया आया, लेकिन मैं जब हम बना रहे थे तो मैंने कहा हम जो कहना चाह रहे हैं बस हम वो कहते हैं, देखते हैं कहाँ जाती है। हम वी डोंट वांट टू रिड्यूस द पॉलिटिक्स ऑफ इट एंड सो ऑन। मतलब हमें लगा उसमें हम कुछ चीजें डाल रहे हैं, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन है, चाहे कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे कोई पॉलिटिक्स है, कोई विलेन है, कुछ भी है, हम उसको हड़िया भी है उसमें। तो हम कह रहे नहीं, हम उसको मतलब वो हमारा थोड़ा उनको कंडीशन था कि हम वो चीजें नहीं चेंज करेंगे, और वो हम लैंग्वेज में भी हम चाहेंगे कि बाकी लैंग्वेज में भी हम वैसे रखें। तो बस एक वही कि कि एंड ऑल्सो आई ऑल्सो फील दैट बिकॉज वी आर ओनली, जैसे सौमिक कह रहे थे कि उन्होंने कहा उनको उसका रंग बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम ऐसे सिस्टम्स में हैं जिसमें हम पे सिर्फ एक ही तरह का प्रेशर है। जैसे हम सब पता नहीं कुछ, हम एक मैनेजमेंट स्कूल के हिसाब से ही हम सब चलें, है ना। सो आई फील वॉट एवर आर द अदर टेंडेंसीज दैट वी हैव, we also need to give them some strength or some importance. So partly it was also that kids maybe it's somebody's imagination कि it's like tastes like a season in my mouth. लवली। पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, कोई भी सवाल अनुमेहा के लिए, सौमिक जी के लिए, टेक्निकल सवाल, किताब के लिए सवाल, उनकी रिपोर्टिंग पे सवाल के अराउंड कुछ सवाल। मैं एक और बात रखना चाहती थी कि मैं जैसे मैं बोली कि एटलीस्ट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ऐसा नहीं कि कोई एक एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज है मुझ में या कुछ जैसे, मतलब मुझे तो वही जो सौमिक ने अपनी प्रेजेंटेशन में फैक्ट के साथ बताया, वो हमें एक दूरी से हमें एक सिस्टम भी समझ में आता है कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है, कि वो मिनरल हट रहा है। और मुझे तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे जो कंपनियां ये बात समझती हैं, ताकि बात वहां पहुंचे ही नहीं उससे पहले ही हम आपको एक पाउडर 10 साल में हमें पता है मिनरल बिल्कुल खत्म हो जाएगा या सॉइल और बर्बाद हो जाएगी, हम उधर तक डिस्कशन जैसे जाने देना ही नहीं चाहते। उससे पहले ही हम एक टेक्नोलॉजी देके, एक सोल्यूशन देके, और वो भी एक इतने कॉम्प्लेक्स और इतने विविधता वाले एक एरिया में जैसे जो जो भारत है, उसमें आप सेम मतलब ये टेक्नो सोल्यूशनिज्म वाला जो एक इशू है, मतलब मेरा एक उस पे भी एक सवाल खड़े करने का एक मन था। चाहे या आप आधार ले लीजिए या फेशियल रिकग्निशन दे दीजिए, जो भी कि हम एक टेक्नोलॉजी लाएंगे, उसको बैंगलोर में बैठ के कोई बनाएगा या दिल्ली में बैठ के बनाएगा, और वो सब चीज को सॉल्व कर देगी। और ये भी बात की जैसे, हाँ, जब लोग उसको फेंक रहे थे उस प्लास्टिक चावल को, तो पूरे बड़े बड़े ग्रंथों में बात हो रही होगी कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मतलब वो 1000 साल से चावल उगा रहे हैं, जैसे सौमिक ने बोला है कि वो उन्होंने उसका वो ना वो आई थिंक डार्विन या कौन एक वो यूज भी करते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन उन उन कम्युनिटीज ने किया है। और उनमें अभी भी उनका एक नॉलेज सिस्टम है, उनको इतना पता है कि उसका रंग देख के, उसका शेप देख के, उसका बीज देख के वो 10 तरह के अलग चीजें पहचान जाते हैं, जैसे वो फोटो में भी सब पहचानने में लगे हैं ना। उनका एक अपना नॉलेज सिस्टम है। वो मुझे बोल रहे हैं जब हम चावल पकड़ते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए, ये वैसा नहीं है, इसका माड़ ऐसा होना चाहिए, इसका माड़ इतना गाढ़ा होना चाहिए, उसका मुंह में हमारा ये स्वाद होना चाहिए ना। मतलब उनका अपने फूड के साथ एक कितना डीप रिलेशनशिप है। और उसको कोई दिल्ली में बैठ के कह रहा है कि इनमें अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो उसको कबूतर को खिला रहे हैं। तो मतलब एक ये भी ये क्या, ये कॉमेडी भी है, ये हॉरर शो भी है, दोनों चीजें साथ ही है। पर उस चीज को भी एक एक उसको क्वेश्चन करने की जरूरत है।
Interesting. काफी silent सा batch है with no questions today. हमने टेक्निकली समय रखा था Q&A के लिए क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं हर वेबिनार में. आज या तो everybody is out there ordering their books. रश्मि, हाय. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Hi Anumeya, thank you. Wonderful book and wonderful presentation. I'm really looking forward to buying it soon. Uh, and thank you Soumik ji also for sharing your wonderful knowledge with us. So some of the things which really occurred to me during the presentation is like all of us understand the importance of especially those who are here in this presentation today understand the importance of कि क्या है ये हमारी डाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंस है हमें समझ में आता है. बट मेरे दिमाग में स्पेशली अ पर्सन हु डजंट डू फार्मिंग, डजंट हैव अ लैंड, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन ये है कि जब आप एक्चुअली ग्राउंड पर जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये सब मतलब रखने में आजकल इतनी ज्यादा तकलीफें हैं फार्मर्स को. मतलब अभी आप फील्ड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा जो नेचुरल फार्मिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं या इवन केमिकल फार्मिंग भी जो कर रहे हैं, इतनी तकलीफें हैं फार्मर्स को. जंगली जानवरों के अटैक हो रहे हैं, बर्ड्स, इफ यू आर जस्ट सिर्फ आपका ही फार्म है तो जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो सारे बर्ड्स आके आपका क्रॉप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. पर उनके पास ना इतना पैसा है ना एनर्जी है कि वो इस सब से डील अकेले कर सके. तो मतलब अभी मैं कुछ फार्मर से मिल रही है, वो दिन भर रात फार्म में काम करते हैं और फिर रात में वहीं सोते हैं ताकि जानवर जो आते हैं उनको भगा सके. सो ये सॉर्ट ऑफ मतलब ये कैसे बने कि हम सबकी ये जिम्मेदारी कैसे बने कि हम मतलब एक सिस्टम बना सके जिससे हम ये बचा सके. ये सिर्फ फार्मर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसा ना हो कि ये सिर्फ हमारे लिए कन्वीनियंस हो और उनके लिए ड्रजरी हो, ऐसा ना हो. आपने वो मुद्दा भी उठाया था आपके प्रेजेंटेशन में बीच में. तो यस, आई जस्ट वांटेड टू हियर योर थॉट्स अबाउट दिस. I'll just briefly address it and then let Soumik this thing. ये बात बिल्कुल सही है. ये ना इसलिए इंडिविजुअल, मैं सौमिक से थोड़ा सा डिफर करती हूँ. जैसे उन्होंने एंड किया ना कि हम सबका एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ जरूर, हमको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं. लेकिन ऑफ कोर्स ये प्राइस प्रेशर जो लोगों पे रहता है, चाहे वो सीड का है चाहे वो खाने का है, वो मतलब हम सिर्फ उसको एक इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते. और वो एक सिस्टम की बात तो है ही. जैसे उड़ीसा में जो फार्मर से कुछ से इंटरव्यू हो रहा था मेरा सुंदरगढ़ में, वो सब कह रहे थे हम 4-5 साल पहले तक जो बीज उगाते थे चाव धान का, वो हमने तब बंद किया जब जो फूड कॉरपोरेशन ने कहा कि हम सफेद खरीदेंगे, आप ये ब्राउन वाला मत लाओ, ये लाल वाला मत लाओ हमको. वो बल्कि लोन भी दे रहे हैं उनको कि आप हाइब्रिड में शिफ्ट हो. तो वो तो चीज है जहां पे हम कुछ शायद कह सकते हैं ना. आप एक मतलब फूड कॉरपोरेशन या एक सिस्टमैटिकली आप उड़ीसा ही जो मिलेट्स को मतलब ये भी मुझे लग रहा था कि उड़ीसा मिलेट्स प्रोग्राम इतना चला रहा है, ये सब कर रहा है, साथ में ही ये भी साथ साथ में चल रहा है कि गांव में जो फूड कॉरपोरेशन का लोकल ऑफिस है वहां पे ये इंस्ट्रक्शन है कि आप इनसे सफेद ऐसा पॉलिश्ड या सफेद ऐसा दिखने वाला ही चावल होना चाहिए, तो आप सब एक तरह का बीज लाइए. तो उस तरह का एक लोकल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि हम, वो सब कह रहे थे 4-5 साल में ही हम छोड़ छोड़ रहे हैं उसको, पुराने बीज को, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन वो नहीं लेता, ये लेता है. तो वहां मुझे लगता है सिस्टमैटिकली उन तरह के सिस्टम्स में तो जाके कुछ पॉसिबल है कि वो सरकारें उस तरह का क्यों प्रमोट कर रही हैं सिस्टमैटिकली उस चीज को. क्या कुछ और नहीं सोच सकते जो लोकल है? सौमिक जी, आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? हाँ, तो ये देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन भी सिर्फ सीड बांटने से नहीं हो गया, उसका एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ था और गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था, इंटरनेशनल सपोर्ट भी था, जिसके वजह से वो हुआ. तो यहाँ पे भी अगर हमको नेचुरल फार्मिंग ये सब प्रमोट करना है, इसका भी इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा.
और यहाँ पे गवर्नमेंट और CSOs और सबके रोल्स है इसमें। सिर्फ हम वो लोग कुछ करना चाहेंगे उससे फिर वही है, बहुत ज्यादा उनको एफर्ट लगेगा। और ये कम्युनिटी वर्क है। ये एक किसान एक गांव में 50 हाउस होल्ड का गांव में अगर 5 फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग करेंगे और बाकी नहीं करेंगे और सिस्टम में भी कुछ नहीं रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। तो वो चीजें उस तरह से फुल एक इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए, तभी जाके वो हो पाएगा। और ये चीज तो देखने को मिल ही रहा है, जो उड़ीसा में वो अनुमेय एग्जाम्पल दे रहे थे, वो चीज मध्य प्रदेश में भी है, वो चीज छत्तीसगढ़ में है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लैक पर्पल हस्क वाले धान है वो एक्सटिंक्ट हो रहे, रेड राइसेस एक्सटिंक्ट हो रहे, सेंटेड राइस भी लोग माने उसका थोड़ा बहुत मार्केट है इसलिए वो बचे हुए हैं, नहीं तो वो भी खत्म ही हो जाते, क्योंकि एक टिपिकल टाइप का राइस ही लिया जाता है, बाकी राइसेस लिए ही नहीं जाते और बाकी क्रॉप्स भी नहीं लिए जाते, तो दूसरे क्रॉप्स भी खत्म हो रहे। और यहाँ पे तो मेरे सामने ही फॉरेस्ट्स काट के लोग धान के फील्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कौन सा धान, हाइब्रिड विद केमिकल्स। सो ये चल रहा है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज का ये भी इफेक्ट है। थैंक यू। उषा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते थे, शायद मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दी जाए। Yeah, first of all, I wanted to say thank you for the book. It is fabulous that finally sharing knowledge has come to this, because we can't do it only through conferences, seminars, everyone, and it just stops very, very soon, no? So it's fabulous that that's happened. I was just thinking when I first saw the book, Anumeha, and now after hearing Shaumit ji, that many of these things are technical and complex. And many of these things are not understood by people because it is technical and complex. And we've left it to specialists, experts, or to policymakers who may be neither specialists nor experts, nor may even know. So I was thinking, there is a kind of shift that seems to be happening in the production of literature, where I think from Pari also they've been taking some of the stories and converting them into fictionalized, so that it's accessible. It's like a story to children. There is a way in which people are trained to receive stories. And a lot of the time, we can't do it by telling them flat in the face. We have to talk by insinuating it, putting it in, making it a part of the story. So there will be a story beyond the story into which we embed many of this so that it enters the head. I was also thinking through the centuries, I mean, we've had, say, nursery rhymes. We need nursery rhymes, when children are doing skipping, for instance, to do a nursery rhyme with a thing like this. So now that you've started the process of collaborating between expertise and ability to communicate, because actually every institution that I can think of, there isn't a single institution where there are people who understand beyond the bubble of the urban, which are making decisions. So if that has to change, and I understand that it will take a little while for it to get into circulation, become part of the conversation, become so natural that they don't notice that they're learning this. But it will also require a proliferation of literature like this and to come in different forms. So maybe it will need a movement just to get this literature out. But it seems like such a worthwhile thing to do. That's what I want to say. Thank you. Thank you, Usha ji. Yes, Rohit. And then there are a few questions in the chat as well. I'll take those up after. Rohit. Thank you, Aishwarya. दो क्वेश्चंस थे, मे बी सीक्वेंशियली लेता हूँ। पहला, जो अनुमेहा आपने बुक में लिखा था ढेकी के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ढेकी की साउंड वगैरह के बारे में लिखा था। तो अनुमेहा सौमिक, अगर आप बता सकें कि आप क्या देखते हैं ढेकी का फ्यूचर, आई मीन इवन ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में भी, आई मीन ज्यादातर जो प्रोसेसिंग वगैरह प्रमोट किया जाता है वो ढेकी के थ्रू नहीं होता है, वो मिल्स वगैरह में ही होता है। तो व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ढेकीज? एंड अनुमेय, अगर आप ये भी बता सके ढेकी के बारे में स्पेसिफिकली आपने क्यों कैसे लिखा, क्योंकि बहुत ही कम लोग आजकल
कल ढेकी की बात भी करते हैं। सो रोहित, मेरे तो शायद दो इंटेंशन थे। वन वाज कि मैंने कुछ रिचा का रिसर्च देखा जिसमें वो बात कर रही थी कि लार्ज स्केल प्रोसेसिंग का क्या रोल है। मुझे मैं जो बार बार कह रही हूँ कि मुझे कोई सब्जेक्ट का मैं कोई एक्सपर्टीज कुछ नहीं हो ना। मैं आप सबके रिसर्च पे, रिचा, कविता, आपके अश्लेषा, आप सबके रिसर्च से मुझे, और सौमिक, आप सबके जो अध्ययन है उससे कुछ समझ में आया। फिर गांव में कुछ और देख रही हूँ और उसमें एक कनेक्शन लिखा कि वो कह रही हैं कि उन्होंने ना एक पूरा डायग्राम दिखाया जो चावल का होता है ना, कि आपने ब्रांड हटा दिया, क्या आप चावल या गेहूं का जो सबसे गुणवत्ता वाला भाग है हम उसको चारा बना देते हैं, गाय भैंस को खिला देते हैं, या हमें तो सिर्फ सफेद चावल चाहिए या एक बहुत पॉलिश्ड वो चाहिए, है ना। तो वो दो चीजें साथ में दिख रही थी। तो एक तो उसको जस्ट एज अ प्रोसेस उसको रखना चाह रही थी। और मुझे सुंदरगढ़ में एक वेरोनिका डुंगडुंग करके एक सामाजिक सेवा सदन, उनकी एक छोटी सी एनजीओ है, वो कुछ 400 किसान के साथ काम कर रही हैं। वो कुछ गांव में लेके गई और कुछ खास तौर पे कुछ लोगों से मिला रही थी। तो वहां पे तब वो चल रहा था, वो अपने अपना खुद का वो कूट रही थी, तब हमने उन्हीं की तस्वीर ली। और एक्चुअली उन्होंने, वेरोनिका ने उनको कनेक्ट कर दिया था कुछ ऐसे लोगों से डायरेक्टली। हालांकि वो एक छोटे मार्केट की बात है कि जिनको डायबिटीज है या कुछ है जो अवॉइड करना चाह रहे हैं उस तरह का चावल, तो वो डायरेक्टली उनके छोटे से एनजीओ के थ्रू ले रहे थे। वो बस एक सबडेगा ब्लॉक में वो काम करते हैं और कुछ 300-400 परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वहां तो वो चल रहा था। और दूसरा मैं ये चाह रही थी कि जैसे एक गांव में मैं कुछ समय बिताया मैंने, लातेहार में, वो नेतरहाट के पास का गांव है, तो वहां पे वो मकई भी उस ढेकी से कूटते हैं। और मैं मतलब क्योंकि वो गांव में है और वहां पे भी वो शिफ्ट हो रहा है और चेंज हो रहा है, तो जो जिसके पास वो किताब जाए और हम हिंदी वाली जब गांव में लेके जाएं, तो वो जब उसको देखे उनको लगे हाँ ये तो मेरा है, ये तो मैं पहचानती हूँ, ये मेरे घर में तो है। मेरा मतलब ये नहीं था कि, आई थिंक मैं इतना ज्यादा कि हम उसको सिस्टमैटिकली कैसे वो चेंज होगा, उससे ज्यादा मेरा एक इंटेंशन उसमें ये भी था कि जिसके घर में वो है उसको डिस्कार्ड करने से पहले उनको ये तो लगेगा कि ओ ये तो ये तो बाहर के लोग आके भी देख रहे हैं, या इसका तो कोई वैल्यू है, इसको तो उस नजर से भी देखा जाता है। जैसे नेतरहाट के एक किसान मुझे बोले कि यहाँ से ना वो उस एरिया में एक मिलिट्री फील्ड फायरिंग रेंज आने की बहुत डेकेड से बात चलती रहती है। तो वहाँ एक डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत इशू बार बार उठता है। वो हर साल इसमें मिलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो एक किसान मुझे बोले कि सरकार हमें यहाँ से विस्थापित इसलिए कर देना चाहती है, वो चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हम धान सिर्फ अपने लिए उगाते हैं, मतलब हम खुद ही खा जाते हैं, हम मार्केट में लेके जाते ही नहीं है। तो मुझे वो लगा कि वो एक इतना ज्यादा वो पर्कुलेट है वो थॉट कि अगर मैं मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रही तो मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी उस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो मैं सिस्टम के लिए कुछ हूं ही नहीं। तो ये सब मेरे मन में था कि उनका खुद की क्वेश्चन, उनकी डिग्निटी, उनके घर में जो चीज है वो हाईलाइट करना। और एक ये सिस्टम जो हम अपने पे भी बहुत ये लागू करते हैं, राइट, कि मैंने यहाँ 3 घंटे टाइम वेस्ट कर दिया। क्या वेस्ट कर दिया मतलब हो सकता है मैं वॉक कर रही थी, हो सकता है मैं कुछ सोच रही थी, है ना। हम अपने पे भी, कि मैं जैसे एक माइनिंग रिसोर्स हूँ, मैं अपने में से कितना एक्सट्रैक्ट कर लूँ। सो मतलब आई फील कि हमको इतना ज्यादा, हम पे इतना ज्यादा सब पे दबाव है, हमको स्कूल कॉलेज में वो सब चीजें इतना ज्यादा सिखाई जाती हैं। पर धीरे धीरे हम इन चीजों पे जो अगर उन पे भी हम अपना ध्यान या एनर्जी थोड़ा लगाना चाहें, तो हाउ डू वी इंक्रीज the ratio of that in our lives, a little bit of that. Stop there. थैंक यू अनुमेया। और सौमिक, अगर आप कवर कर सकें ढेकी का फ्यूचर के बारे में, आप क्या सोचते हैं, स्पेशली क्योंकि जो बड़े ही कारपेंटर हैं उनके बारे में भी एटलीस्ट फार्मर्स को लेते हुए कई सारे लोग बात करते हैं, वीवर्स को लेके कई सारे लोग बात करते हैं। जी नहीं, ढेकी तो अभी भी यूज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है लेकिन यूज भी हो रहा है। ढेकी भी यूज होता है, ओखड़ भी यूज होता है, अलग अलग टाइप के मिलिंग और डीहस्किंग टेक्निक्स यूज हो रहे। तो वो तो चलेंगे, ले और कुछ कुछ लोगों ने इनोवेशन भी किया है, उसको मैकेनाइज कर दिया है, मैकेनिकल ढेकी भी है। और इस तरह के छोटे छोटे मार्केट्स भी है, जैसे अनुमिया ने बताया। इसी तरह ईस्ट सिंहभूम में, झारखंड में, वहाँ भी एक है एंटरप्राइज जो ढेकी का चावल प्रोड्यूस करके वो लोकल मार्केट में दे रहे हैं। तो ये इस तरह का चल रहा है, और इस तरह का अपॉर्चुनिटीज के स्कोप अभी भी है। और इसके साथ साथ जो भी और इनोवेशंस हो रहे हैं ब्रांड रिटेन करने के लिए, रबर रोलर मिल्स और ये सब, तो मेरे ख्याल से वो उसका एक निश तो रह ही जाएगा। और इसमें जो प्रॉब्लम इसका ये है कि इस तरह के वुड
मिलना एक इशू हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सारा फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं, जिसके वजह से वुड कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो लोग पुराने पुराने उसी को ही चलाते रहते हैं। वो स्किल, उसको बनाने का जो स्किल है वो सब थोड़ा सा इफेक्टेड हो रहा है। बहुत केस में कारपेंटर का भी जरूरत नहीं पड़ता था, जो घर के ही जो मेन फोक होते थे वो लोग इसको बना लेते थे, उनके पास वो नॉलेज होता था। लेकिन वो नॉलेज भी अब कुछ कम हो रहा है। कौन सा वुड यूज करना चाहिए, उसके जो अलग अलग पार्ट्स है, एक ही वुड का बना हुआ नहीं है वो, उसमें भी बहुत सारा ट्रीज इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर और फूड का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। तो प्रॉब्लम्स उसमें ज्यादा है, हाउ टू गेट दोज टाइप ऑफ वुड्स, दोज टाइप ऑफ स्किल। ये इसका एक्सटिंक्शन और फास्ट हो रहा है रेदर देन ये ढेकी, जो कि सेकंड कैटेगरी में आएगा। पर इसका निश मार्केट्स और निश पॉसिबिलिटीज इसका जरूर है, इसका अभी भी। बट स्वामी, किसी से एक फॉलो ऑन क्वेश्चन भी था, और इस पे एक लास्ट पॉइंट ये कि ड्रेजरी को लेते हुए भी देखते हैं कि ढेकी जैसे टूल्स जो हैं वो काफी ड्रेजरी बढ़ाते हैं, और इन सब में टाइम यूटिलाइज नहीं करना नहीं, चाहिए। एंड देखिए ड्रजरी ये सब माने ड्रजरी तो हर वर्क में है ही। मतलब हम लोग सिर्फ ढेकी जब कोई मिलिंग कर रहा है उसी टाइम हमको ड्रजरी लगता है। अगर हम ऑफिस जाते हैं ट्रेन में, बस में, और कुछ भी करते हैं, माने एवरी वर्क हैज ड्रजरी, बट हम लोगों ने कुछ वर्क को क्लासिफाई कर दिया कि ये सब निकृष्ट या हीन वर्क है, इनमें ड्रजरी को देखना है, बाकी सब थोड़े अपर क्लास टाइप के वर्क है, उसमें ड्रजरी नहीं देखना है। तो ड्रजरी इज इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, और उसके लिए आप मेकनाइजेशन और ये सारे चीजें कर सकते हैं। पहले जमाने में लोग क्या करते, लोग गाना गाते थे, बहुत सारा ढेकी से रिलेटेड गाने हैं, और दो लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। अभी भी दो लोग तो अभी भी चाहिए। और वो लोग माने बारी बारी से काम करते थे और गाना गाते थे। इससे उनका बहुत सारा जो ड्रजरी है वो फील उनका नहीं रहता था। तो इसमें शेयरिंग ऑफ वर्क और कुछ लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। पर जितना ज्यादा मैकेनाइजेशन करेंगे फिर उसमें वही सब प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर वो जो उसका जो गुण है, जो विटामिन्स और ब्रैन और ये सब प्रॉब्लम्स हो जाता है। क्योंकि इवन अगर आप मैकेनाइजेशन करेंगे तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी में उसको मारते रहता है, वो ऊपर नीचे जो होता है। लेकिन ह्यूमंस जब करते वो समझ के करते कि कितना करना है कितना नहीं करना है, वो जो उनका जो अंदाज है वो मशीन नहीं कर पाता है। तो देर इज ऑलवेज सम थिंग्स, मे बी कल एआई से ये भी सॉल्व हो जाएगा, पर आई डोंट नो। तो ये ड्रजरी के केस में तो मैं यही बोलूंगा कि वो इन्वॉल्व सभी कामों में है, और उसके लिए हम लोग को डिवीजन ऑफ लेबर या इस तरह का चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। वी शुड नॉट सिंगल आउट ओनली ढेकी में काम करने में ड्रजरी लगता है और दूसरे चीजों में एवरीथिंग इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ ड्रजरी। No, but so I agree with सौमिक, but just briefly I think रोहित, ये तो बिल्कुल नहीं है कि जैसे मैं या सौमिक ऐसे किसी को प्रेस्क्राइब करें आप सब ढेकी का चावल खाइए, आप यही खेती करिए, है ना। वो तो आई थिंक दैट्स नॉट द इंटेंशन एंड वी शुडंट वेंचर इनटू इट। एंड हम में से जो खेती नहीं करते हैं वो डेफिनेटली हम, मतलब मैं तो जाके किसी को नहीं बोल सकती कि आप ऐसे करिए, है ना। मुझे तो आई एम कंप्लीटली क्लूलेस वो तो, एंड इट विल ऑल्सो डिफीट द पर्पस इफ आई एम द एक्सपर्ट टेलिंग यू यूज द ढेकी एंड यूज फार्मिंग। इट्स मोर कि, एंड ऐसा भी नहीं है कि ओ हम केव में जा रहे हैं वाली बात है ना। आई फील सेवरल सिस्टम्स को एग्जिस्ट, एक्चुअली मेनी वेज ऑफ लाइफ को एग्जिस्ट। देर इज वन वे ऑफ लाइफ विच इज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड यही ठीक है और हम सबको इसी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन कुछ और भी डायरेक्शन जो एटलीस्ट हमें उसकी बात करनी चाहिए, या उसे हमको उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज ना कर दें, वो उसका उसका एग्जिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल आई वुड से। एंड या थैंक यू। स्पेशली लाइक फॉर वुमेन्स वर्क, कि हम बोल दें कि ये मम्मी सबका उठ के सबका चावल यही ढेकी में कूटेगी। हालांकि मैंने उनसे पूछा था आपको कितना समय लगता है, 1 घंटे में शायद मेरे को ना वो स्टोरी में मैंने डाला भी है, एक स्टोरी में कि उन्होंने एग्जैक्टली कितना वो बताया। बट आई थिंक दी अवेयरनेस की, अच्छा उसका ब्रांड लेयर का ये मतलब है। जो सौमिक ने कहा, अच्छा उनके कल्चर में उसका ये रोल है, उसको बस अपने ध्यान में भी रखना, जो शायद दिल्ली बैंगलोर में शायद वो रखा भी नहीं जाता है। So just the existence of it is, it has inherent value. थैंक यू बोथ। वन लास्ट क्वेश्चन। ये कई सारे, आई मीन कॉर्पोरेट्स के द्वारा जो पुश किया गया है, जो
अनुमेय आपने बुक में कवर किया है वो तो काफी एक्सप्लिसिट और वेल नोन है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे वेल इंटेंशन्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पहले भी प्रमोट किया था और कुछ हद तक अभी भी थोड़ा चल रहा है, अभी भले ही कम हुआ है, एग्रोकेमिकल्स प्रमोट करना, फोर्टिफिकेशन प्रमोट करना, हाइब्रिड सीड्स प्रमोट करना। तो ये थॉट प्रोसेस क्या है जिस कारण वेल इंटेंशन्ड, आई मीन आई डोंट नो उनको वेल इंटेंशन मिस्टेक्स अगर कहा जा सके, जिस कारण ये वेल इंटेंशन मिस्टेक्स होती हैं सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के द्वारा भी, अगर उस पर भी टच कर सकें आप दोनों में से जो भी अनु है, सौमिक और बोथ ऑफ यू। आई फील दैट गवर्नमेंट का तो जैसे मैंने ना बीच में डिस्कशन में ये बात हुई थी कि मिलेट्स का हमने इतना ऐड देखा कि हम सबने हर चौराहे पे मिलेट का ऐड देख लिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मुझे पता चला आरटीआई में कि इन्होंने 5 साल में मिलेट को 1,000 करोड़ दिया है, 1 साल में फोर्टिफिकेशन पाउडर को 3,000 करोड़ दिया है। तो उनकी तो खैर बात ही छोड़िए, आप जो बात कर रहे हैं न्यूट्री सीरियल की और नेचुरल फार्मिंग की भी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के जो बजट्स हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वाली बात है कि गवर्नमेंट का तो इंटेंशन ही नहीं समझ में आता कि क्या आप सीरियस हैं। आप 4-5 चीजें इकट्ठे कर रहे हैं विच आर ऑल सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रिडिक्टरी। सो वन इज दैट। आई फील सिविल सोसाइटी का शायद आप खुद ही मुझसे ज्यादा बता पाएंगे कि वेयर डज इट। आई फील द पीपल हियर आर बेटर at understanding what happens with civil society, what is the structure, what are the pressures. सौमिक अगर आप इस पर टच करना चाहें। इसमें देखिए ये टेक्नोलॉजी की बात है। जब हम लोग एक्चुअली बहुत सारे सिविल सोसाइटीज में जो लोग हैं टेक्नोक्रेट से, मतलब टेक्निकल कुछ क्वालिफिकेशन से आए बैकग्राउंड से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इस तरह का, उनको लगता है हम लोग गांव में जाके कुछ नया कुछ करेंगे। मतलब ये क्या पुराने ढेकी वेकी ये सब देसी बीज और गोबर और ये सब माने ऑल दोज थिंग्स उनको थोड़ा माने नेग्लेक्ट या क्या बोलेंगे, थोड़ा इंफीरियर चीजें मानते हैं, या वो सोचते हैं कि ये तो चल ही रहा है फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो उनको लगता है कि कुछ अलग करना चाहिए, और अलग का मतलब भी उनका, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अर्बन और उस तरह के टेक्नोलॉजिकल चीजें, उनको लगता है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस होने चाहिए, यील्ड बढ़ना चाहिए, और या कोई चीज फास्टर हो जाना चाहिए। तो वो उन चीजों को लेके आते हैं, और ऐसा उन्होंने किया। और उन लोगों ने जो जिस समय किया, इतनी ज्यादा शायद अवेयरनेस नहीं थी या इस तरह के इश्यूज सामने नहीं थे, और इन चीजों को प्रमोट किया जाता था। अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं जो अभी भी इन चीजों को समझ नहीं रहे, और जो समझ रहे वो फिर अल्टरनेटिव्स और दूसरे चीजों में जा रहे। लेकिन जो दूसरे चीजों में भी जाते उसमें भी फिर वो टेक्नोलॉजिकल, फिर उसी ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। फिर उनको लगता है कि अगेन इनपुट, मतलब कुछ लिक्विड मैन्योर्स बनाइए, कुछ बायोपेस्टिसाइड्स बनाइए, पर जो लार्जर एग्रो इकोलॉजी का जो लैंडस्केप है, जो इकोसिस्टम्स है, उनके प्रति उनका समझ अभी भी उस लेवल पे नहीं है। तो ये मोरलेस माइंडसेट, एडुकेशन, उनका बैकग्राउंड, उनका उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू। कुछ और दो हैंड्स रेज्ड हैं। और तराई से जो जुड़े हैं, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कर दिया। जी हाँ है जी। जी नमस्ते। हेलो। जी 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 बोलिए। हाँ जी, मैं अजय बोल रहा हूँ। मैं तराई इन्वायरमेंट अवेयरनेस समिति के लिए काम कर रहा हूँ, और हम लोग पिछले 30-32 सालों से तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती में काम करते हैं। तो अभी जैसा कि अभी अनमेहा का बहुत अच्छा वर्क रहा, हमको बहुत अच्छा एप्रिशिएटिंग जॉब है। लेकिन हम लोग को जो समस्या आती है फील्ड में देखने पे, हम लोग कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं और साथ में खुद भी किसान हैं, दोनों चीजें हैं। तो जो समस्या आती है हम लोगों को कि अब जो गांव के किसान हैं उनको अगर हम ट्रेडिशनल चीजों की बात करते हैं तो उनके साथ वो समस्या आती है कि कहीं पे किसी के पास बैल नहीं है, उस तरह की चीजों को जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और अवेलेबिलिटी भी उसकी कम हो गई है। तो पहली तो ये समस्या है। दूसरे, अभी अगर हम देखेंगे तो इस सेक्टर में जो हमारे ट्रेडिशनल बीज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अभी मैं पिछले 2 साल किसानों को एक बीज था जिसको हम
पटसन के रूप में उपयोग करते थे, बंगाल में आज भी खूब पैदा होता है, जिसका हम बाई प्रोडक्ट झोला बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए गांव में काम आता था और बहुत बड़े उपयोग में। उसकी सीड नहीं मिले थे, उसको हम लोग जानवरों को खिलाते थे, उसके हरे पत्तों को, और साथ में उससे जो भिगो के निकाला जाता था, उससे हम रस्सी और भी बहुत सारे काम लाते थे। वो गांव से एकदम खत्म हो गया। ऐसे जो मिलेट्स थे, कोदो था, सावा था, वो बड़ी मात्रा में था, लेकिन उसके बीज अब एकदम से नहीं मिल रहे हैं। अब सरकार ने कुछ इधर से प्रमोट करना शुरू किया है, जो मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को बढ़ाने के लिए हम लोग कैसे क्या स्टेप ले सकते हैं, इस पे भी कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और साथ साथ अगर हम देखें तो इनको एक बड़े लेवल पे, जैसे भी बात हो रही थी कारपेंटर की, या जो स्टोन कटर हैं, जो ट्रेडिशनल चीजों को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हमें उसके जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है उसको भी कम्युनिटी में फ्लो करना होगा। समुदाय को ये चीजें बतानी होगी कि हम मिक्सी से किसी पिसी हुई चीजों को खाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम वहीं पर किसी हाथ की चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हैं तो हमारे शुगर को ठीक कर सकता है, हमारे बीपी को ठीक कर सकता है। वो फ्रेश आटा होगा, उसके उसमें कोई चीज मिक्सिंग नहीं होगी। पैक्ड भोजन, जैसे भी बताया ना कि जो बात कर रहे थे अभी सौमित्र जी शायद, कि जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, वो चीजें हमें जो साइड इफेक्ट हैं उसको लेकर के हम कम्युनिटी में, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है कि समुदाय इस चीजों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सके। अभी बीच में एक बहुत अच्छे राजीव दीक्षित जी का नाम आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा। उन्होंने काम किया इस सेक्टर में, और पिछले 2010 में के पहले, पिछले 2005 से लेकर के 2010 के बीच में 5 सालों में उन्होंने बहुत इन सब चीजों पे एक्सप्लोर किया, और उसका फायदा बहुत सारी जो हमारी हर्बल कंपनियां हैं उन्होंने उठाया। उन्होंने ट्रेडिशनल चीजों को, जैसे हाथ से पीसे हुए मसालों के बारे में बताया कि उसकी गुणवत्ता कैसे बेहतर होती है, और उन सब चीजों में बहुत अच्छा प्रमोट किया। तो हमें इन सब चीजों के लिए भी कुछ आज की भी डेट में कैसे हम उसको और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए लिटरेचर हो और मटेरियल हो और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू अजय जी आपके सजेशंस के लिए। एक क्विक, अब लास्ट 10 मिनट्स टू गो है, तो बहुत पहले गुरप्रिया का एक सवाल था चैट में, तो वो ले लेंगे, और फिर कुलदीप भाई का सवाल, और फिर रोहित पराशर जी ने कुछ पूछा है, पर वो शायद अनुमेहा के प्रेजेंटेशन में कवर हो गया था काफी, इंस्पिरेशन बिहाइंड द बुक और किस तरीके से ये बुक बनी है। तो रोहित जी, वो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे इस पूरे वेबिनार की भी, तो वो काफी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन उसी पे रहा है। गुरप्रिया का जो सवाल है वो मैं यहाँ रखूंगी। गुरप्रिया ने पूछा था दैट द चैलेंज एट हैंड ऑफ काउंटरिंग पावर ऑफ मार्केट एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स इज सो बिग, they have such big resource, lobby, money, influence. How do we hope to counter this? What are a few actions that communicators, activists, and civil societies can take? अनुमेहा और सौमिक जी, आप ब्रीफली अगर इसे आंसर कर सकते। I feel Usha actually did address a little bit of this in her comments, that we have to think new ways in which, how do we make it part of our lives, whether it is in small books, whether it's in our songs, and it's in our rhymes and so on. I think आप जो ज्यादा सिस्टमैटिक और बड़े तौर पे सोच रहे हैं, तो जो लोग शायद मेरी तरह, आप जैसे अगर दिल्ली में हैं या ऐसे बड़े शहरों में है, तो ये कंपनियों की पावर इतनी ज्यादा है, इनकी पहुंच इतनी ज्यादा है, और हम में से शायद हम एक ये रोल हम कर सकते हैं कि, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको समझना, जैसे अब आजकल क्या हो रहा है कि अब हमको उन्हीं कंपनियों को अब किसानों का डेटा चाहिए। वो एक इतना कॉम्प्लेक्स इशू है कि ठीक है, अगर हम जैसे लोगों के पास उतना समय है या वो एक ट्रेनिंग है कि हम उस इशू को और सिंप्लीफाई कर सकें, उसको और भाषाओं में ले जा सकें। मैंने ये जैसे विजुअल उसमें एक प्रोजेक्ट था, तो एक वीडियो भी एक्सपेरिमेंट किया, एक 12-13 मिनट का वीडियो भी है। वो 18,000 उसके कुछ व्यूज थे, क्योंकि वो वायर है, आई थिंक उनका काफी रीच रहता है। ये बुक भी एक विजुअल टूल, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ एक वो, हाँ, बहुत टेक्स्ट ही पढ़ने की बात नहीं है। टेक्स्ट का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है कि बाकी जो लोग उस पे काम कर रहे हैं उनके लिए काम आए, या आशा और राइट टू फूड ने जो टेक्स्ट बनाए उनसे मैं कुछ सीखी, उस पे मैंने काम करके ये किया, उस पे कोई अगला जना उस पे और टेक्स्ट ऐड करना चाहें
कि ये कंपनियों की क्या स्थिति रहती है, इनके क्या इतिहास हैं, इनके किस तरह के नेटवर्क हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं इनके जो बिजनेसेस सिस्टम्स हैं। आई थिंक वो एक उसको सिंप्लीफाई करना, उसको एक्सप्लेनेशन में देना, जो एडवोकेसी वगैरह का काम है, उसमें मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज जो हम बात कर रहे हैं, अब कहने को तो हम तो बहुत उस एक एरा में है जहां हमें बताया जा रहा है कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाया जाएगा, या हमारा इतिहास तो इतना गोल्डन है कि हम अपने मतलब हम जो अ, हम अपना हम अपने हम हमें इंडिजिनस उसमें जा रहे हैं, हम बहुत स्वदेशी हैं। मतलब कहने को तो अब यही हमारा करंट, हमारे चाहे जो भी पावर में है उन सबका यही कहना है। तो ये सब चीजों को उस पे हम सवाल उठा सकते हैं कि ये भी तो आपकी देसी चीज है या स्वदेशी चीज है, तो इसमें ये कहनी और कथनी में ये अंतर क्यों है? आई फील वो जो पावरफुल लोग हैं उनसे तो ये सवाल उठाने का हमारा काम बनता है, आई थिंक। सो आई जस्ट स्टॉप देयर। Soumik ji, you would want to address the question? हाँ, ये अनुमयान ने जो कहा वो तो करना ही है। इस तरह के बुक्स जो है और ज्यादा इंफॉर्मेशन को दूर तक लेके जा सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। और फिर जो हम लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं किसानों के साथ, जो देसी बीज का क्या जो उसका यील्ड क्या है या उसके गुण क्या है, इसके ऊपर काम होना चाहिए ताकि। और जो अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है पर कहीं पे अवेलेबल है, तो इस तरह के जो नेटवर्क्स है, कम्युनिटी नेटवर्क्स के थ्रू ये सब चीजें स्प्रेड हो सकता है। ये सब चीजें मेन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। अभी जैसे उड़ीसा में 4 मिलेट लैंड रेसेस को रिकॉग्निशन मिला। नेशनल सीड कॉरपोरेशन अभी इंडिजिनस सीड्स के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे कि वो लेना चाहते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए। इस तरह का जो वर्क चल रहा है, इससे ये प्रोसेसेस और मतलब और स्ट्रांग हो सकता है। एक तो पॉलिसी एडवोकेसी और जो पावर में लोग हैं उनको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछना या उनको चैलेंज करना, और दूसरे ग्राउंड लेवल पे भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि ये वैरिड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिटी ऑफ वेराइटीज और उसकी नेटवर्क्स, और वो कैसे करके अलग अलग जगहों में पहुंच सके, और जिनके पास आज गायब हो गया या लोग बता रहे कि नहीं है, वो उनको मिल सके और वो फिर वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो हिमाचल प्रदेश में भी इसका बहुत अच्छा वर्क चल रहा है और बहुत सारे मिलेट्स और पल्सेस का वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं। या दांतेवाड़ा में जो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट कई सालों से ऑर्गेनिक और इंडिजिनस सीड्स कर रहे हैं। मतलब ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो हम कहते हैं कि भूखमरी हो जाएगा और लोग कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, और ये सब जो एग्जाम्पल्स है वो इनको चैलेंज करता है। और ये पूरा बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स के साथ हो रहा है। थैंक यू सोनू जी। एंड इसी नोट पे ये सेशन हम अब क्लोज करेंगे।